हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट लर्न एंड फन पर। एंड आज हम एक जो चैप्टर है दैट इज एवोल्यूशन, उसका पूरा का पूरा वन शॉट डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड प्लीज, अब आप यहाँ पे आ ही गए हैं, इस वीडियो तक पहुंच ही गए हैं, तो कोशिश करिएगा कि इसको पूरा देखें। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एग्जाम में इसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चंस बनते हैं। वेटेज भी इसका अच्छा खासा है, तो एग्जाम में यहाँ से इस चैप्टर से कम 2 से 3 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। ओके, एंड ये जो हमारा वन शॉट है या ये जो वीडियो है, इट इज प्योरली क्या कहते हैं फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। बहुत सारे बच्चे ऐसी क्लास में आते हैं टाइम पास करने के लिए, तो उनके लिए तो है नहीं, तो आप पहले लेफ्ट कर देना। मेरे को बस चाहिए कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो इस वीडियो को देखें एंड प्लीज एंड तक देखें। तो शुरू करते हैं और एवोल्यूशन के बारे में थोड़ी बहुत बात करते हैं। जो बेसिक चीज़ें होंगी, अगर आप बोर्ड्स लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो परफेक्ट है। थोड़ा बहुत इसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें भी इंक्लूड करी हैं। इफ़ बाय एनी चांस कोई नीट का स्टूडेंट है, उसको अगर रिवीजन वगैरह करनी है सो वो भी यहाँ पे काम आ जाएगी। ओके, अच्छा, सो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। अब सवाल है कि एवोल्यूशन है क्या, ये एवोल्यूशनरी बायोलॉजी है क्या। तो जब आप स्टडी करते हैं किसकी, ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, उसको हम क्या कहते हैं, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहते हैं या एवोल्यूशन कहते हैं। कि आप जो लाइफ फॉर्म्स है उनकी क्या हिस्ट्री रही है उसको स्टडी करना चाह रहे हैं। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत बेसिक। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन अ फ्लोरा एंड फौना दैट हैव अकर्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑन अर्थ। अब सवाल यह है कि हम एवोल्यूशन पढ़ते क्यों हैं या क्या रीजन है एवोल्यूशन पढ़ने का। इज इट समथिंग, मतलब वी कैन गेट अ बेनिफिट, कोई बेनिफिट हम लोगों को मिल सकता है इससे। तो सिंपल सा लॉजिक है, एक क्यूरियोसिटी होती है कि यार ठीक है, अर्थ पे जो लाइफ स्टार्ट हुई थी वो किस तरीके से हुई थी, क्या क्या ओवर द पीरियड ओवर द टाइम चेंजेस आए हैं, तो उसको स्टडी करने के लिए हम लोग एवोल्यूशन पढ़ते हैं। ओके, बहुत बेसिक चीजें हैं। अभी यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम लोग इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख रहे हैं। ओके जी, आगे चलते हैं। नाउ द हिस्ट्री ऑफ लाइफ कंप्राइजेस 2 इवेंट्स। सबसे पहले होता है हमारा ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग जो मेन चीजें पढ़ने वाले हैं कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ है एंड उसके बाद एवोल्यूशन कैसे हुआ, एवोल्यूशन के लिए क्या क्या थ्योरीज दी गई हैं। ओके, ये हमारे 2 मेन एस्पेक्ट्स हैं इस चैप्टर के अंदर जो हम कवर करने वाले हैं एंटायर चैप्टर के अंदर। इनिशियली हम लोग कुछ थ्योरीज देखेंगे जो दी गई थी कि लाइफ का ओरिजिनेशन कैसे हुआ है। ओके, एंड उसके बाद फिर हम देखेंगे कि उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ है। अच्छा, ओरिजिन ऑफ लाइफ में एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ में डिफरेंस होता है। वो क्या डिफरेंस होता है वो धीरे धीरे आप लोगों को कहीं ना कहीं आगे जैसे हम जाएंगे चैप्टर के अंदर तो आपको पता लगता रहेगा। ओके, तो सबसे पहले विल स्टार्ट विद द ओरिजिन ऑफ लाइफ। अच्छा, ओरिजिन ऑफ लाइफ से पहले भी एक इवेंट हुआ है ना। अब हम कह रहे हैं कि अर्थ के ऊपर लाइफ ओरिजिनेट कैसे हुई है, तो उससे पहले भी एक बात बनती है कि यार अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ है, अर्थ का ओरिजिन जो है वो किस तरीके से हुआ है या उसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है। एंड आई बिलीव देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जिनका थोड़ा सा स्पेस फिक्शन में इंटरेस्ट होता है। सो बहुत सारे बच्चों ने साइंस फिक्शन या स्पेस फिक्शन वाली मूवीज देखी होंगी एंड उनको एक कॉन्सेप्ट पता होगा दैट इज बिग बैंग। ओके, बिग बैंग थ्योरी। अब ये बिग बैंग थ्योरी जो है वो किसने दी थी, हमारे एक साइंटिस्ट थे दैट इज एबेल एमेटायर, उन्होंने दी थी। क्या बोला था इसके अंदर, बहुत ही सिंपल सी बात बोली गई थी कि यार देखो एक सिंगल एक्सप्लोजन हुआ था, ठीक है, एंड उससे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई थी, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई थी और उससे पूरा का पूरा अपना यूनिवर्स क्रिएट हुआ है, सबने पढ़ा है। तो जब वो एक्सप्लोजन हुआ था तो बहुत सारे कह सकते हैं डस्ट पार्टिकल्स वगैरह थे, गैसेस थी। ओवर द पीरियड वो गैसेस कंडेंस हुई एंड उससे हमारा सन बना एंड फिर धीरे धीरे करके बाकी के प्लैनेट्स बने। ये एक बिग बैंग का बेसिक सा मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि बिग बैंग के अंदर ये बोला गया था। तो एग्जाम में क्या बिग बैंग पूछा जाता है, बिग बैंग थ्योरी क्या होती है पूछा जाता है, तो मैं कहूँगा कि हाँ पूछा जाता है, उतना फ्रिक्वेंटली नहीं पूछा जाता, बट आपको बिग बैंग थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए। सो यहाँ पे देखिए देयर आर सेवरल थ्योरीज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड मोस्ट एक्सेप्टेड जो है दैट इज बिग बैंग थ्योरी। तो बहुत सारी थ्योरीज थी बट जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है दैट इज द बिग बैंग थ्योरी। सो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं एक सिंगल एक्सप्लोजन होता है, ठीक है, और उससे बहुत सारे अमाउंट ऑफ एनर्जी गैसेस वगैरह रिलीज होती हैं एंड धीरे धीरे करके ये गैसेस कंडेंस होती हैं। कंडेंस होने से अपना सन बना था, जैसे आप देख सकते हैं सेंटर में आप लोगों को गैसेस का मास इकट्ठा होता हुआ दिख रहा है एंड उसके बाद उन गैसेस का मास जब कंडेंस होता है, आसपास की गैसेस का मास जब कंडेंस होता है तो उससे हमारे प्लैनेट्स वगैरह, अर्थ वगैरह, मार्स वगैरह, बाकी सारी चीजें
बनती है। ओके, मैंने कोशिश करी है कि मैं थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट रहूं टू एनसीईआरटी ताकि आप लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। तो इस चैप्टर को हम मोस्टली एनसीईआरटी से ही करेंगे, जहां पे मेरे को लगेगा कि हाँ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है, सो वहां पे मैं आप लोगों को एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे दूंगा। ओके, चलो जी। सो इट वॉज प्रपोज्ड बाय, सॉरी, हाँ जी, सो इट वॉज प्रपोज्ड बाय एबे लेमेटायर। इंपॉर्टेंट है, इफ इन केस आप लोगों से अगर नीट वगैरह में पूछ लिया जाए कि बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। नाउ इट टॉक्स ऑफ सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स। तो यहां पे सिंपल सी बात बोली गई थी, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। इट इज अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स। आप उसको ये कंपेयर नहीं कर सकते, उसकी एनर्जी इतनी होगी, कुछ कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, कुछ भी नहीं। इट इज अनइमेजिनेबल। ओके, सो वो तो हम देख ही नहीं सकते हैं, और उसी से हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है वो क्रिएट हुआ है। चलो जी, एक इंपॉर्टेंट बात है जो ये हम लोगों को पता होना चाहिए। अक्सर हम इन दोनों टर्म्स में बड़े कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले यहां पे बोला गया कि स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। जब आप यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में पढ़ते हैं, किसी चीज के बनने के बारे में कि किस तरीके से ओरिजिनेट हुई है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्मोगोनी बोलते हैं। एंड जब आप यूनिवर्स की स्टडी करते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं है, तो उसको हम कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये बताने का रीजन इसलिए है क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी अगर आप जैसे कोई मॉड्यूल वगैरह सॉल्व करते होंगे, है ना, मतलब आई नो बहुत सारे बच्चे जो हैं जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं, वो भी कभी कभी यूट्यूब पे लेक्चर्स देखते हैं फॉर रिवीजन। सो उनके मॉड्यूल्स में क्या कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन दे रखे होते हैं। एंड मॉड्यूल्स तो छोड़ो, क्या कहते हैं, अपना जो नीट है उसके अंदर भी एक बार ऐसा क्वेश्चन देखा था मैंने प्रीवियस ईयर में कि स्टडी ऑफ यूनिवर्स को हम क्या कहते हैं, तो बच्चों ने कॉस्मोलॉजी मार्क कर रखा था। सॉरी, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को हम क्या कहते हैं, तो बच्चों ने कॉस्मोलॉजी मार्क कर रखा था, बल्कि आंसर था कॉस्मोगोनी। सो कॉस्मोगोनी के अंदर और कॉस्मोलॉजी के अंदर यू हैव टू नो द डिफरेंस कि ओरिजिन की बात जब होती है कि किस तरीके से ओरिजिन हुआ है, दैट इज कॉस्मोगोनी। एंड जब आप यूनिवर्स की स्टडी करते हैं कि उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या क्या चीजें हैं उसमें, क्या क्या फीचर्स हैं, दैट इज अपना कॉस्मोलॉजी। ओके, नाउ अब आगे बढ़ते हैं। जो बिग बैंग थ्योरी हुई थी, देखो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं, जहां पे मुझे लगेगा कि हाँ यहाँ पे ज्यादा टाइम लेना है, वहां पे टाइम में ले लूंगा, है ना, क्योंकि ज्यादा लंबा वन शॉट में बनाने की सोच नहीं रहा, 2 से 2.5 घंटे मैक्सिमम। नाउ अब यहाँ पे क्या बोला गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का। ओके, इंपॉर्टेंट लिख देते हैं पैराग्राफ, क्या लिखने की जरूरत है, क्योंकि इसमें बिग बैंग थ्योरी का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। द बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को क्या कहते हैं, चैट सेक्शन में बता देना। इट टॉक्स ऑफ सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स। वो अनइमेजिनेबल है किसमें, फिजिकल टर्म्स में। ओके, द यूनिवर्स एक्सपेंडेड, अब क्या हुआ, ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ। ओके, द यूनिवर्स एक्सपेंडेड एंड हेंस टेम्परेचर केम डाउन। आप लोगों को ये बात पता होगी, जब कोई भी चीज एक्सपेंड करती है तो उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। अब इसको कैसे याद रख सकते हो, मतलब मेरी फिजिक्स जो है थोड़ी बहुत ठीक ठाक है, मुझे करेक्ट कर देना इफ आई एम रॉन्ग। जैसे कोई भी चीजों के बीच में, कुछ पार्टिकल्स के बीच में जब कोलिजन होता है, तो कोलिजन होने की वजह से कह सकते हैं हम एनर्जी जनरेट होती है, काइनेटिक एनर्जी क्रिएट होती है। एंड बार बार इस सब्सिक्वेंट कोलिजन की वजह से उस सिस्टम के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, हीट जनरेट होती है। 2 पार्टिकल्स बार बार आपस में कोलाइड करते रहेंगे, तो कोलिजन की वजह से काफी हीट जनरेट होती है, ठीक है, वाइब्रेट करने की वजह से। अब मान लो कि किसी पार्टिकल को कोलाइड करने का मौका ही नहीं मिल रहा, तो वो एनर्जी जो है जनरेट नहीं होगी या हीट जनरेट नहीं होगी। सॉर्ट ऑफ ऐसा ही कुछ लॉजिक होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। एंड मैंने एक और चीज पढ़ी है कि जब गैसेस का, मतलब शायद गैस लॉ आप लोगों को याद होगा, केमिस्ट्री आप लोगों की ज्यादा अच्छी है मेरे से, है ना, चाहे बायोलॉजी हो या ना हो। तो गैस लॉ में भी बोला गया है कि जब कोई गैस एक्सपेंड करती है तो उसका टेम्परेचर जो है वो कम होता है। ओके, सो द यूनिवर्स एक्सपेंडेड, हेंस द टेम्परेचर केम डाउन, हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म्ड सम टाइम लेटर, द गैस इज कंडेंस्ड। अब गैस क्या हुई, कंडेंस्ड हुई है। कैसे कंडेंस हुई है, अंदर ग्रेविटेशन फोर्स। जब ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था, ओके, और आस पास गैसेस थी, तो अब जहां पे सबसे ज्यादा गैसेस थी उन्होंने अपना ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट करा, क्योंकि आइंस्टाइन ने बोला था कि ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता ही है। ओके, सो जहां पे सबसे ज्यादा गैसेस का मास था, वहां पे क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स एक जनरेट हुआ, एंड उस ग्रेविटेशनल फोर्स से आसपास की गैसेस भी उसके पास आई, एंड धीरे धीरे और आती रही और कंडेंस होकर के हमारा क्या बन चुका है, एक कह सकते हैं
मास बन चुका है। अब सन की बात कर लो तो सन क्या है हमारा, हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म समटाइम लेटर। कहने का मतलब है ये बात करने किसकी, सन की। तो लॉजिकली देखा जाए तो ये हमें बता रहा है कि सन पहले बना, बिग बैंग होने के बाद क्या बना, सन बना। ठीक है, फिर उसके बाद द गैसेस कंडेंस अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स एंड दे फॉर्म द गैलेक्सीज ऑफ प्रेजेंट डे यूनिवर्स। इन द सोलर सिस्टम ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, अर्थ वाज सपोज्ड टू हैव बीन फॉर्म्ड 4.5 बिलियन ईयर्स बैक, 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। तो ये अर्थ कब ओरिजिनेट हुई थी, ये वाला टाइम याद रखना है, 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। ओके, अच्छा जी, आगे कुछ दे रखा है, देयर वाज नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्ली अर्थ। अर्ली अर्थ के ऊपर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था। जैसे कि हमको पता है कि मार्स कह रहा हूं, मरकरी हो गया, वीनस के हो गया, इसके ऊपर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। एंड देखा जाए तो मार्स के ऊपर भी इतना कुछ खास नहीं है एटमॉस्फेयर। सो सिमिलरली कि हम कह सकते हैं कि अर्थ के ऊपर, अर्ली अर्थ के ऊपर देयर वाज नो एटमॉस्फेयर। ओके, क्या क्या प्रेजेंट था अर्ली अर्थ पे, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है आप लोगों से कि अर्ली अर्थ पे क्या क्या चीजें प्रेजेंट थी। सो इट वाज वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिलीज फ्रॉम मोल्टन मास कवर्ड द सरफेस। इंपॉर्टेंट है कि अर्ली अर्थ पे हम लोगों को क्या क्या देखने को मिला था। सो वाटर वेपर्स थे, ओके जी, मीथेन था, अमोनिया, एंड उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद हमारा CO2 है। तो ये चार चीजें इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। एंड आगे हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, दैट इज स्टैनले मिलर्स का एक्सपेरिमेंट, तो वहां पे भी ये काम आएगा। सो इसका ध्यान रखना कि अर्ली अर्थ पे कौन कौन सी चार चीजें प्रेजेंट थी। ठीक है, अच्छा, ओजोन भी नहीं थी, तो यूवी रेडिएशंस डायरेक्टली कहां तक आ रही थी, अर्थ की सरफेस तक आ रही थी। द यूवी रेज फ्रॉम द सन ब्रोकन अप वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, जो वेपर्स थे उसको किस में ब्रेक करा, हाइड्रोजन के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर। हम लोगों से एक सवाल पूछा जाता है कि क्या एटमॉस्फेयर में, अर्ली एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट थी या नहीं थी। तो सवाल यह है कि फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी, सॉरी, जवाब यह कि फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी। ऑक्सीजन प्रेजेंट थी इन फॉर्म ऑफ वेपर्स, ऑक्सीजन प्रेजेंट थी इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बट फ्री ऑक्सीजन नहीं थी। बाद में यूवी रेडिएशंस ने क्या करा, जब सन बन गया, बाद में उसने वेपर्स को ब्रेक किया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर, एंड लाइटर जो हाइड्रोजन थी हमारी वो बाहर निकल गई, ऑक्सीजन कंबाइन करी अमोनिया के साथ एंड वाटर के साथ, और उसने क्या बनाया, अब वाटर बनाया। पहले वाटर किस फॉर्म में था, वेपर फॉर्म में था, बट अब इस ऑक्सीजन ने कंबाइन किया अमोनिया के साथ एंड मीथेन के साथ, ठीक है, टू फॉर्म वाटर। अब वाटर किस फॉर्म में बन रहा है, लिक्विड फॉर्म में बन रहा है। सो देयर इज अ डिफरेंस कि पहले जो H2O प्रेजेंट था वो वेपर्स की फॉर्म में प्रेजेंट था, अब जो यहां पे प्रेजेंट है वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। CO2 एंड अदर्स बाकी सारी चीजें थी। अच्छा, द ओजोन लेयर वाज फॉर्म्ड, धीरे धीरे करके आपको पता है ओजोन कैसे बनती है। जैसे मान लो O2 है, ठीक है, यहां पे एक और O2 का मॉलिक्यूल है, तो यूवी रेडिएशन क्या करती है, O2 के मॉलिक्यूल को ब्रेक करती है, किसमें, एटम में। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल एटम्स ऑफ मैंने ऑक्सीजन दिखा दिए। अब ये O2 के साथ सिंगल एटम कंबाइन करता है एंड इट फॉर्म्स O3, और इसके साथ भी दूसरा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कंबाइन करेगा एंड इट विल फॉर्म O3, और ये हमारा क्या होता है, ओजोन होता है। सो दिस इज हाउ ओजोन इज फॉर्म्ड। जैसे ऑक्सीजन बनी या जैसे ही यूवी रेडिएशंस ने वाटर को स्प्लिट करा हाइड्रोजन के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर, तो धीरे धीरे करके हमारा पहले वाटर मॉलिक्यूल बना, ठीक है, लिक्विड वाला, एंड उसके बाद ओजोन का बनना भी शुरू हो गया। ओके, अब जो हमारा बना था, अब वो जो वेपर्स वगैरह थे या जो भी वाटर वगैरह था, सो एज इट कूल्ड द वाटर वेपर्स जो थे हमारे फेल एज रेन टू फिल डिप्रेशंस एंड फॉर्म ओशन। लाइफ अपीयर्ड कब, 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, या ऑलमोस्ट कह सकते हैं 4 बिलियन ईयर बैक। तो 500 मिलियन साल बाद अर्थ कब ओरिजिनेट हुई थी, अर्थ हमारी ओरिजिनेट हुई थी 4.5 बिलियन ईयर्स पहले। ओके, और ये क्या कह रहा है, 500 मिलियन बाद, ठीक है, 500 मिलियन साल बाद अर्थ पे लाइफ आई है, या कह सकते हैं हम 4 बिलियन ईयर्स बैक, जो था लाइफ ओरिजिनेट हुई थी। कैसे ओरिजिनेट हुई थी वो अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे,
लेकिन ये सारी बातें आप लोगों को बिग बैंग के अंदर मेंशन करनी पड़ेगी। क्या क्या मेंशन करना पड़ेगा? सबसे पहले एक सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था ऑफ अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स। उसके बाद यूनिवर्स एक्सपेंड हुई तो टेम्परेचर कूल डाउन हुआ, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम बाद में बनी। अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स गैसेस जो थी हमारी वो कह सकते हैं कंडेंस हुई, उन्होंने क्या बनाया? प्रेजेंट डे गैलेक्सीज एंड प्लैनेट्स बनाए। सोलर सिस्टम में अर्थ जो थी हमारी वो कब बनी है? 4.5 बिलियन ईयर्स बैक बनी है। ओके, अर्ली अर्थ पे देयर वाज नो एटमॉस्फेयर, कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था। क्या क्या चीजें प्रेजेंट थी? वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया प्रेजेंट था। एंड अब हुआ क्या? यूवी रेडिएशंस ने ब्रेक करा किसको? वाटर वेपर को, हाइड्रोजन के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर। हाइड्रोजन लाइटर था तो वो एस्केप कर गया। ऑक्सीजन जो था हमारा वो कंबाइन करा अमोनिया के साथ और मीथेन के साथ और बनाया वाटर, ठीक है। अच्छा, वाटर भी बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भी बनाया, ऑलरेडी पहले भी था लेकिन और भी बनाया। ओजोन लेयर जो थी बाद में बनी। कैसे बनी? मैंने आप लोगों को ऊपर दिखाया। ओके, एज इट कूल्ड, जैसे जैसे टेम्परेचर कम हुआ, जो वेपर्स थे वो कंडेंस होकर फॉल करे एज रेन एंड उन्होंने डिप्रेशंस को फिल करा और ओशंस बनाए, ठीक है। लास्ट में क्या बोला गया है कि जो लाइफ आई थी अर्थ के ऊपर, इट वाज आफ्टर, मतलब कह सकते हैं 500 मिलियंस आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, यानी कि 4.5 बिलियन पे अर्थ अगर बनी है तो 500 मिलियन बाद लाइफ आई थी, और वी कैन से 4 बिलियन ईयर्स बैक पहले लाइफ आई थी। ओके, आई होप यहां तक सारी की सारी बात क्लियर है और इसी के साथ हम चलते हैं आगे। नाउ अब यहां पे हम लोगों ने ये तो देख लिया कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स किस तरीके से हुआ है। नाउ विल टॉक अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि लाइफ का ओरिजिन किस तरीके से हुआ है। अब देखो, ओरिजिन ऑफ लाइफ को लेकर के लोगों के अलग अलग कॉन्सेप्ट थे। क्या क्या कॉन्सेप्ट थे उसके बारे में बात करेंगे। बट जैसे अभी हम लोगों ने बोला कि जो अर्थ पे लाइफ है वो कब ओरिजिनेट हुई है? 4 बिलियन साल पहले, और वी कैन से 500 मिलियन साल बाद आफ्टर बिग बैंग, या आफ्टर, सॉरी बिग बैंग कह रहा हूं, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, है ना, सॉरी। सो 500 मिलियन साल बाद आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। अब एक बेसिक थ्योरी जो है, देखो कुछ भी चीज ना याद करने की जरूरत नहीं होती है। एक बेसिक थ्योरी क्या कहती है जो हम लोगों ने पढ़ा है, कीपिंग असाइड के कहते हैं, अब इस पर थोड़ा रिलीजियस मुद्दा ना लेकर के आए। हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे अगर हिंदू धर्म की बात करें या हिंदू रिलीजन में बात करें कि ब्रह्मा जी ने यूनिवर्स बनाई है, शिव जी, विष्णु जी, भगवान जी हैं, इन्होंने सभी को बनाया है। बाइबल की बात करें तो उस वहाँ पे क्रिश्चियनिटी वगैरह या जीसस वगैरह को लेकर के बात होती है। एंड मुस्लिम्स की बात करें तो वहाँ पे अल्लाह की बात होती है। ऐसे अलग अलग रिलीजन्स के अंदर अलग अलग कह सकते हैं, मतलब सुपर गॉड्स को बोला गया कि इन्होंने अर्थ क्रिएट करी है। उसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारी थ्योरीज दी गई थी। बट बीइंग अभी प्रेजेंटली, मतलब ऐसा नहीं कि मैं भगवान पे भरोसा नहीं करता, बट प्रेजेंटली बीइंग अ बायो टीचर या प्रेजेंटली बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, मैं आपको साइंस का एक्सपेक्ट बताना चाहूँगा कि साइंस ने किस तरीके से देखा कि दुनिया का फॉर्मेशन कैसे हुआ। एंड जाहिर सी बात है कि सारी की सारी हम लोग लॉजिकल चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं साइंस में, तो यहाँ पे भी लॉजिकल चीज़ें ही दी गई थी। बट उससे पहले और क्या क्या थ्योरीज आई थी वो देख लेते हैं। जैसे अभी मैं बात कर रहा था जिसके बारे में कि हम सोचते हैं कि भगवान ने दुनिया बनाई है, इन्होंने दुनिया बनाई है, ये भी एक थ्योरी थी। दैट वाज थ्योरी ऑफ नेचुरल क्रिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेशल क्रिएशन या नेचुरल क्रिएशन बोल सकते हैं, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन ये दी गई थी। इसमें बोला गया था, क्या कहते हैं कि जो अर्थ है, ओके, या अर्थ के ऊपर जो लोग हैं, इट वाज क्रिएटेड बाय सम सुपरनैचुरल पावर और सुपरनैचुरल गॉड। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस क्रिएशन था हमारा, इसके बारे में भी बात करेंगे। थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया और कॉस्मोजोइक थ्योरी और स्पोर थ्योरी, एंड मॉडर्न थ्योरी ऑफ अप्रेन हेल्डन या थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। सो ये 4 थ्योरीज हम लोगों के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, इनको हम लोगों को पढ़ना है। एंड इन चारों में से भी सबसे ज्यादा जो पूछी जाने वाली होती है दैट इज मॉडर्न थ्योरी और अप्रेन हेल्डन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ये लास्ट वाली जो थ्योरी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो थ्योरी है लास्ट वाली, इट इज मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड। ओके, चलो जी, तो बिना टाइम वेस्ट करें सबसे पहले आते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के ऊपर। यहां पे क्या बोला गया था, इस थ्योरी के सबसे ग्रेट सपोर्टर जो थे वॉज फादर सोराज। इन्होंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइफ क्रिएटेड बाय सम सुपरनैचुरल पावर, ओके, अकॉर्डिंग टू बाइबल the first man Adam and Eve and the first woman Eve was created by God. According to Hindu mythology the world created by God Brahma and the first man was Manu and first woman was Shraddha. अब देखो, मतलब थोड़ा सा जान के हैरानी होगी, आई कैन रिमेंबर कि ये जो लाइन आप लोगों को दिख रही है ना कि फर्स्ट मैन जो था एंड फर्स्ट वुमेन जो था, तो
वुमेन मनु एंड यहाँ पे वुमेन का सॉरी मैन मनु एंड वुमेन का नाम श्रद्धा, इसके ऊपर भी ना क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, तो मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ो, वैसे थ्योरी में कुछ है भी नहीं, बट कम से कम नाम देख लेना। एडम एंड ईव सबको याद रहता है, बहुत टाइम से पढ़ते भी हैं हम लोग। मनु एंड श्रद्धा का नाम याद रखना, अकॉर्डिंग टू हिंदू मिथोलॉजी क्या नाम दिए गए थे तो वो याद रखना है। ओके, मतलब मैंने देखा था नीट में पूछा गया था और या मैंने किसी मॉड्यूल में, लेकिन इसका क्वेश्चन तो मैंने देखा है। ओके, अच्छा, वाइल मुस्लिम बिलीव्स अल्लाह एज अ क्रिएटर ऑफ लाइफ, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी लैक्स साइंटिफिक एविडेंस ऑन अकाउंट ऑफ विच इट इज नॉट एक्सेप्टेड। तो जाहिर सी बात है कि इस थ्योरी का कोई भी साइंटिफिक बेस नहीं था एंड इस वजह से उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। नेक्स्ट हमारी क्या है, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। अब ये थोड़ी मतलब अटपटी सी थ्योरी थी, इसको हम एबायोजेनेसिस भी कहते हैं या ऑटोबायोजेनेसिस भी कहते हैं। ऑटोबायोजेनेसिस आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प करेगा इस थ्योरी को समझने में, एक ही वर्ड से पूरी की पूरी थ्योरी याद हो जाएगी। ऑटो का मतलब खुद से, बायो का मतलब लाइफ, जेनेसिस का मतलब सिंथेसिस, खत्म, इतना ही था। बायोलॉजी आसान है अगर प्यार से पढ़ाया जाए, अगर हमारे तरीके से पढ़ाया जाए। मैंने क्या बोला, ऑटो का मतलब सेल्फ, ओके, या ऑटोमेटिक है ना, खुद से। अच्छा, बायो का मतलब लाइफ, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन या सिंथेसिस कह सकते हैं, फॉर्मेशन और वी कैन से सिंथेसिस। ये हो गया आपका ऑटोबायोजेनेसिस और थ्योरी ऑफ हमारा स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इस थ्योरी में बोला गया कि भाई देखो ऐसा बात है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपने आप बने हैं फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो ये तो कोई पॉइंट ही नहीं हुआ। नॉन लिविंग थिंग्स से ओरिजिनेट हुई है क्या, लिविंग थिंग्स, स्पॉन्टेनियस मैनर में, यानी कि अपने आप ऐसी अपनी मर्जी से ही। तो अब जैसे उन्होंने बोला कि कुछ एग्जांपल्स दिए थे कि मर्ड के अंदर फ्रॉग्स अपने आप ही आ जाते हैं, वो एक स्पॉन्टेनियस जनरेशन का एग्जांपल है, बट इसका भी कोई साइंटिफिक बेस था नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं थ्योरी स्टेट्स कि लाइफ ओरिजिनेट हुई है किससे, फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स इन स्पॉन्टेनियस मैटर। अगेन वेरी लॉजिकल। ग्रीक फिलोसोफर्स थेल्स एंड एनेक्समेंडर, जेनोफिन्स या एम्फिडिकल्स, प्लाटो ये ना, प्लाटो था सॉरी, एरिस्टोटल एक्सेट्रा, इन सब ने माना था कि हाँ यार ये थ्योरी थोड़ी ठीक है, बट इट्स मतलब इलॉजिकल। ठीक है, इट वाज बिलीव्ड दैट मड ऑफ नाइल कुड गिव राइज टू फ्रॉग्स, टोड, स्नेक, माइस, ये मानते थे, बट ये मतलब कोई साइंटिफिक बेस था नहीं, इसलिए क्या कहते हैं ये वो हो गई। एंड इस थ्योरी को ना डिसअप्रूव करने के लिए हमारे एक साइंटिस्ट थे, आप लोगों ने उनका नाम सुना होगा बहुत बारी, लुइस पैस्चर। तो लुइस पैस्चर ने इसको डिसअप्रूव भी कर दिया था। क्या स्पेलिंग होती है यार, आरी, देख लेना स्पेलिंग जो भी है, मेरे को याद नहीं आ रही है। तो लुइस ने इस थ्योरी को अप्रूव भी डिसअप्रूव भी कर दिया था। तो पैस्चर ने कहा था एक बायोजेनेसिस थ्योरी। बायोजेनेसिस का मतलब क्या है, देखो ए बायोजेनेसिस का मतलब था ऑटोबायोजेनेसिस, यानी कि खुद से ही बन रही है लाइफ। बायोजेनेसिस का मतलब कि ऐसा नहीं है जो लाइफ है वो ओरिजिनेट होगी किससे, या आप कह सकते हैं कि लिविंग मैटर ही गिव राइज टू न्यू लिविंग थिंग्स या न्यू लिविंग मैटर। आप सिंपल सी बात यहां पे बोली गई थी बाय लुइस पैस्चर कि भाई देखो ऐसा नहीं है, आप कह रहे हो कि नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग थिंग्स बन जाएगी, आप गलत कह रहे हो। अगर आप ये कहते हैं कि लिविंग थिंग्स से लिविंग थिंग्स बन जाएंगी तो मैं एक बारी को मान लेता। जैसे कि बोला गया था एक सेल थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं, तो सेल थ्योरी के अंदर एक पॉइंट था ना, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, कि सेल्स जो होते हैं दे अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उसी तरीके से लिविंग थिंग्स जो होती हैं या लिविंग बींग्स जो होते हैं दे अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग बींग्स, ये इनकी थ्योरी थी। अब इसको प्रूव करने के लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था, इसको हम स्वान नेक एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। इन्होंने यहाँ पे देखो क्या करा था, ब्रॉथ इन फ्लास्क इज बॉइल्ड टू किल प्री एग्जिस्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे ब्रॉथ था, ब्रॉथ असल में इसके अंदर कह सकते हो कोई लिविंग मैटर लिया गया था। ओके, इस लिविंग मैटर को क्या करा गया, हीट किया गया, एंड मतलब हीट करने के बाद इसके अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो मर गए थे। इस फ्लास्क का नेक अगर देखोगे तो स्वान शेप्ड है, इसका क्या है साइज, स्वान शेप्ड है। ठीक है, अब हुआ क्या,
इसके अंदर जब हम लोगों ने हीट करा, मान लो कोई ब्रॉथ का मतलब ही मान लीजिए इसके अंदर कोई लिविंग मैटर है, कोई भी लिविंग टिश्यू वगैरह है, आपने उसको हीट करके क्या कर दिया, स्टेराइल कर दिया, किल कर दिया, ठीक है। एज ब्रॉथ कूल्स डाउन कंडेंसिंग वाटर कलेक्ट्स होता है, जैसे जब ब्रॉथ ठंडा होगा तो क्या हुआ, वाटर कलेक्ट हुआ यहाँ पे, है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है वेपर्स वगैरह निकल रहे हैं, यहाँ पे वाटर कलेक्ट हुआ, तो अब उससे क्या हुआ कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंदर नहीं घुस पाएगा, तो यहाँ पे हम लोगों को कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, कोई भी नए माइक्रोब की ग्रोथ देखने को नहीं मिली। ओके, अब इन्होंने क्या करा, अब देखो इस वाटर से सिर्फ और सिर्फ मैं अगर कहूं तो एयर थोड़ी बहुत पास हो भी जाएगी डिफ्यूजन वगैरह के थ्रू, क्योंकि गैस वाटर से पास होकर के चली भी जाएगी, लेकिन कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे अभी अंदर की कंडीशंस एकदम कैसी है, सेपरेटेड है फ्रॉम द एक्सटर्नल कंडीशंस। अब इन्होंने क्या करा, इस स्वान नेक को यहाँ से ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया है। अब हमारा फ्लास्क ओपन है, तो जैसे ही फ्लास्क ओपन है, ये देखिए, इफ नेक इज ब्रोकन आउटसाइड एयर कैन कैरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनटू ब्रोथ, तो अब यहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर जाएंगे, एंड अंदर ऑलरेडी हमारे क्या प्रेजेंट था, लिविंग टिश्यू वगैरह प्रेजेंट था, ठीक है, और उसके ऊपर हमने क्या देखा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करना चालू कर गए। तो एक नीचे लिविंग मैटर था, उस वजह से हमारा क्या हुआ है, नया लिविंग मैटर जनरेट हुआ है, या उसके ऊपर हमारे नए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करे हैं। अगर वो नहीं होता तो शायद ऐसा ग्रोथ नहीं देखने को मिलता। एंड कहा जाता है कि मतलब इसमें मीट लिया था उन्होंने, तो उसके साथ एक्सपेरिमेंट करा था, यहाँ पे ब्रॉथ मेंशन कर दिया, बट कोई बात नहीं, बस एक्सपेरिमेंट का लॉजिक समझिए कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। एग्जाम में मतलब अगर पूछेगा तो आप ये लिख करके आ सकते हैं, आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कंक्लूजन भी दे रखा है, देखो, सेल्स कैन ओनली अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, सो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही नए सेल्स बन सकते हैं, सिंपल सी बात बोली गई थी। ओके, अब आगे की तरफ चलते हैं। ये हमारा जो एक्सपेरिमेंट था ये डिसअप्रूव करता है किसको, ए बायोजेनेसिस थ्योरी को, इसको उसने क्या करा, डिसअप्रूव कर दिया। एंड उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट थ्योरी आई वो थी मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस कंटेनर में क्या किया गया है, क्या नहीं किया गया, एक बारी देख लेते हैं। तो एक कंटेनर है ना, पास्चर की स्पेलिंग मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, एक मीट का पीस ले रखा है, इसको ओपन कर रखा है। अब इस मीट के पीस को जब ओपन रखा तो यहाँ पे थोड़े टाइम बाद क्या देखा कि मैगेट्स जो थे, छोटे छोटे कीड़े जो थे यहाँ पे वो ग्रो कर रहे थे, लार्वास वगैरह यहाँ पे देखने को मिले, वो ग्रो कर रहे थे। जब इस कंटेनर को पूरा का पूरा सील कर दिया तो उसके अंदर बाहर से कोई एयर नहीं जा रही थी, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं जा रहा था, तो वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। एंड यहाँ पे हमने क्या देखा, जब इसको हमने कवर करा था किससे, एक कह सकते हो उस तरीके का पेपर आता है जो उसको पट्टी नहीं करते हाथ पे, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा स्पेसेस वगैरह होते हैं, ठीक है, एयर वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह ऊपर नीचे पास हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो गॉस कवर्ड कंटेनर ने नो फॉर्मेशन ऑफ मैगेट्स इन मीट, तो गॉस कवर्ड भी कर रखा था, तो उसके ऊपर देखो फॉर्मेशन नहीं हुआ है क्योंकि वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं ये। हाँ, यहाँ पे हमारे जो है मतलब बेसिकली कह सकते हो थोड़ा मॉइस्चर वगैरह से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह होंगे, तो यहाँ पे मैगेट्स वगैरह ऊपर की तरफ दिख रहे थे, बट मीट एकदम सेफ है। तो लाइफ जो है वो हमारी ओरिजिनेट करती ही है किसके ऊपर, लिविंग मैटर के ऊपर, या लिविंग मैटर से ही एक नया लिविंग मैटर जनरेट किया जा सकता है। तो स्पॉन्टेनियस क्रिएशन की जो थ्योरी थी वो तो पूरी की पूरी फालतू थी और बेकार थी, तो उसको भी यहाँ पे क्या कर दिया गया, डिसअप्रूव कर दिया गया। नेक्स्ट हमारी थ्योरी है थ्योरी ऑफ पेंस्पर्मिया, कॉस्मोजोइक थ्योरी और स्पोर थ्योरी। अब जिस साइंटिस्ट ने ये थ्योरी दी थी वो काफ़ी ना वैसे थे, मतलब मेरे को लगता है कि उनको काफ़ी स्पेस से प्यार था या एलियन वगैरह पे काफ़ी बिलीव करते थे। उन्होंने क्या बोला कि भाई देखो हम इस यूनिवर्स पे एग्जिस्ट करते नहीं थे। एंड एक बारी को मेरे को थोड़ा सा ना ये वाला पार्ट इंटरेस्टिंग लगा था। इन्होंने बोला कि यार हम तो यूनिवर्स पे थे ही नहीं, हम लोगों को दूसरी यूनिवर्स से भेजा गया है, ठीक है, और हमको भेजा गया किसकी फॉर्म में, स्पोर्स की फॉर्म में। तो एक एस्ट्रॉइड टकराया था, वो एस्ट्रॉइड टकराया और उसके ऊपर कुछ स्पोर्स वगैरह थे, मतलब वो स्पोर्स धीरे धीरे करके ग्रो करे, ग्रो करने के बाद वो इवॉल्व हुए, इवॉल्व होने के बाद प्रेजेंट डे और मतलब जो भी लाइफ थी वो मिली। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे कितने सारे बच्चे जो हैं वो मार्वल कॉमिक्स के फ़ैन हैं, लेकिन अगर आपने एक मूवी देखी होगी जो काफ़ी लेटेस्ट आई है, दैट इज़ गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 3 आई गेस, तो उसमें दिखाया गया है कि एक हमारा ऐसी कोई साइंटिस्ट होता है, तो मतलब प्लैनेट्स को ढूंढता है, खाली प्लैनेट्स को ढूंढता है, एंड वहाँ पे जाता है और वहाँ पे जाकर के लोगों को मतलब एक्सपेरिमेंटली क्रिएट करता है और दुनिया एक तरीके से बसाता है। अगर क्या कहते हैं उसको लगता है कि हाँ लोग अच्छे हैं तो उस यूनिवर्स को ऐसे, मतलब उस अर्थ को या उस प्लैनेट को कह लो, उस प्लैनेट को ऐसे रहने देता है। उसको अगर लगता है कि नहीं यहाँ के लोग ठीक नहीं है तो उस प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर देता है।
फिर एक्सपेरिमेंट करता है और कुछ अच्छे ह्यूमन बींग्स बनाने की, अच्छे स्पीसीज बनाने की कोशिश करता है और नए प्लैनेट पे जाके उनको वहाँ पे इनहेबिट करने का चांस देता है। तो ये मैंने मतलब आप देखेंगे अगर वो मूवी तो वहाँ पे आपको दिखेगा। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ही पर्सन है एंड वो एक अलग अलग प्लैनेट्स को जाके इनहेबिटेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं सॉर्ट ऑफ पैंसपर्मिया थ्योरी जो थी, कॉस्मोलॉजिक थ्योरी जो थी, उससे रिलेटेड कह सकते हैं कि एस्ट्रॉइड के थ्रू या किसी चीज़ के थ्रू हमारे पास अर्थ पे स्पोर्स आए, वो स्पोर्स ग्रो करे एंड धीरे धीरे दे इवॉल्व। ओके, सो अरेनियस ने पॉस्टुलेट करी थी पैंसपर्मिया थ्योरी, स्टेटेड दैट ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टेड थ्रू आउट द यूनिवर्स एंड देयर स्पोर्स एक्सेट्रा, कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं थ्रू आउट द यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं और उनके स्पोर्स वगैरह एग्जिस्ट करते हैं, कुड फ्रीली ट्रैवल टू स्पेस फ्रॉम वन स्टार टू अदर। अब ऐसा नहीं कि खुद उड़ के जाएंगे, क्योंकि हम प्लांट के अंदर पढ़ते हैं कि स्पोर्स जो है विंड के थ्रू क्या कहते हैं चले जाते हैं। अब हमारा स्पेस के अंदर तो वैक्यूम है पूरा, वहाँ पर थोड़ी ना विंड है, तो स्पोर्स ऐसे थोड़ी ना कि एक प्लैनेट से उड़ के दूसरे प्लैनेट पे आ जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने बोला था कि दे कैन ट्रैवल थ्रू वन, कह सकते हैं स्टार टू अदर, किसके थ्रू, आइदर थ्रू एस्ट्रॉइड्स या मीटियोर्स वगैरह, उनके थ्रू क्या कहते हैं वो ट्रैवल कर जाते हैं। एंड जब टकराते हैं मीटियोर्स वगैरह, अर्थ वगैरह, सॉरी एस्ट्रॉइड्स वगैरह, या कोई स्टारशिप्स भी कह सकते हो, तो वहाँ पे वो डिपॉजिट हो जाते हैं एंड दे ग्रो। ओके, सो पैंसपर्मिया थ्योरी भी कुछ खास नहीं थी। अब यहाँ से हमारा ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार्ट हो रहा है। दो साइंटिस्ट थे, ओप्रेन ऑफ रशिया एंड हेल्डेन ऑफ इंग्लैंड। इन्होंने प्रपोज करी सबसे पहले क्या, दैट लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एबायोजेनेसिस एंड मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। यहां पे क्या बोला है कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से लाइफ बनी है। उन्होंने क्या बोला था, नॉन लिविंग मैटर से लिविंग मैटर बना है। इन्होंने बोला है बस हाँ पॉसिबली हो सकता है कि जो लाइफ है वो ओरिजिनेट हुई है किससे, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जैसे कि आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया। अब सवाल है कि ये आरएनए प्रोटीन बना कैसे या आया कैसे। ओके, उसके बारे में भी बात करते हैं। एंड दैट द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रोसीडेड बाय केमिकल इवोल्यूशन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो हमारे ओपरेन और हेल्डेन थे, इन्होंने केमिकल इवोल्यूशन ऑफ थ्योरी दी थी, केमिकल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी थी, है ना। केमिकल इवोल्यूशन के बारे में इन्होंने बात करी थी कि भाई देखो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बने, उससे धीरे धीरे करके हमारी जो लाइफ है वो ओरिजिनेट हुई। देखो लेकिन ना एक बात बता दूं मैं, इन्होंने अभी एक्सपेरिमेंट करे तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम एनसीईआरटी के अंदर ये एक लाइन पढ़ेंगे कि पहले सेल्फ रेप्लिकेटिंग यानी कि खुद से डिवाइड होने वाले ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता नहीं लगा पाए हम, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। मतलब मुझे नहीं पता अभी कितनी रिसर्च हो गई है कितनी नहीं हुई है, बट हम लोगों को नहीं पता लगा है कि पहला सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे बना या कैसे किया उसने रेप्लिकेट। ओके, अब यहां पे देखते हैं नाउ। सो एक बार फिर से देख लेते हैं। ओप्रेन ऑफ रशिया एंड हेल्डेन ऑफ इंग्लैंड ने क्या प्रपोज करा, दैट लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ओके, एंड formation of life proceeded by the chemical evolution, that is formation of diverse organic molecules from inorganic constituents. So यहाँ पे बोला है नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से लाइफ बनी है, बट ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स किससे बने हैं, यानी कि ये आरएनए और प्रोटीन्स किससे बने हैं, ये बने हैं इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से। अब इसको प्रूव करने के लिए, ओप्रेन और हेल्डेन की थ्योरी को प्रूव करने के लिए एक हमारे भाई साहब आए, उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, ठीक है। दैट वाज दो थे असल में, मिलर एंड यूरे थे। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था, यहाँ पे सिर्फ मिलर का नाम दे रखा है, तो स्टैनले मिलर एंड यूरे दोनों थे, तो यहाँ पे सिर्फ मिलर का नाम दे रखा है, कोई बात नहीं। तो मिलर ने करा एक एक्सपेरिमेंट। क्या करा इन्होंने एक्सपेरिमेंट में, द कंडीशन ऑन अर्थ वर हाई टेम्परेचर। अर्थ पे अगर मैं बात करूं अर्ली एटमॉस्फेयर में, सॉरी अर्ली एटमॉस्फेयर तो था ही नहीं, अर्थ पे अगर मैं अर्ली कंडीशंस की बात करूं तो टेम्परेचर काफी हाई था। कितना हाई था, अप्रोक्सीमेटली 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। ओके, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स थे, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अर्थ का एटमॉस्फेयर पहले कैसा था।
है ना, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। एंड यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, मीथेन, अमोनिया और वाटर वेपर्स थे, हाइड्रोजन था, ठीक है। एन अमेरिकन साइंटिस्ट क्रिएटेड सिमिलर कंडीशंस इन लेबोरेटरी। अब मिलर ने क्या करा, जो अर्ली अर्थ कंडीशन थी वैसी सिमिलर कंडीशंस क्रिएट करी, कहां पे, लेबोरेटरी में। अच्छा जी, अब ही क्रिएटेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन अ क्लोज्ड फ्लास्क। अभी दिखाएंगे डायग्राम, यहां पे आप देख सकते हैं क्लोज्ड फ्लास्क है, इसके अंदर इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी वाला फील देने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रोड्स का यूज किया था। अच्छा, यहाँ पे मीथेन यूज करी थी, हाइड्रोजन यूज करी थी, अमोनिया यूज करे थे और वाटर वेपर यूज करे थे। ये सारी की सारी चीजें प्रेजेंट थी अर्ली अर्थ एटमॉस्फेयर में। एंड टेम्परेचर कितना था, 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। तो उन्होंने सारी चीजें वैसी क्रिएट करी, सारी चीजें वैसी क्रिएट करी। अब जब क्रिएट करी, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बॉइलिंग वाटर है तो उसकी हेल्प से वेपर्स वगैरह जनरेट करे, ठीक है। यहाँ पे देखो गैसेज हैं, मीथेन, अमोनिया, वेपर्स, हाइड्रोजन, और टेम्परेचर वगैरह भी बना रखा था। और यहाँ पे सब कुछ होने के बाद अब यहाँ पे देखो वाटर इन वाटर आउट। जब यहाँ पे सब कुछ हो रहा था, जो भी रिएक्शंस हो रही थी, उसके बाद यहाँ पे एक कंडेंसर लगा रखा है, यहाँ से ठंडा पानी पास हो रहा था। तो जब गैसेस नीचे आ रही थी तो वो कंडेंस होकर के वाटर की ड्रॉपलेट्स में यहाँ पे इकट्ठी हो रही थी, यहाँ पे कलेक्ट हो रही थी। अब यहाँ से जब इन्होंने सैंपल लिया, यहाँ से जब इन्होंने सैंपल लिया तो इनको यहाँ पे क्या मिला, अमाइनो एसिड्स मिले। यहाँ पे देखिए, ही ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। ओके, इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स अदर्स ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ शुगर्स, N2 बेसिस, नाइट्रोजन बेसिस, पिगमेंट्स एंड फैट्स। सो जब इन्होंने करा था तो इनको अमाइनो एसिड्स मिले। एंड सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स में बाकी लोगों ने भी जब करा था तो उनको क्या मिला, शुगर्स मिले, नाइट्रोजन बेस मिले, पिगमेंट्स मिले, फैट्स मिले। ओके, एनालिसिस ऑफ मीटरोइड कंटेंट ऑल्सो रिवील्ड सिमिलर कंपाउंड इंडिकेटिंग दैट सिमिलर प्रोसेस जो है आर अकरिंग एल्सवेयर इन स्पेस। ये एक बहुत छोटी सी लाइन है बट बहुत फैसिनेटिंग सी लाइन है कि जब मीटियोर का एनालिसिस किया गया तो सिमिलर प्रोडक्ट्स वहां पे मिले या सिमिलर कंपाउंड्स वहां पे मिले। इससे क्या पता लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो प्रोसेस है सिर्फ अर्थ पे ही नहीं और भी जगह चल रही है, और अगर चल रही है तो यानी कि वहां पे भी लाइफ पॉसिबल है। सो वी आर नॉट अलोन इन यूनिवर्स, दैट इज फॉर श्योर। और ये अभी से नहीं श्योरिटी है मेरे ख्याल से, अगर हम ये कह रहे हैं कि हम एक ब्रह्मांड का छोटा सा हिस्सा है, अगर हम यूनिवर्स की बात करें तो इट इज ऑलवेज एक्सपेंडिंग, ठीक है। हमारा जो गैलेक्सी है या मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर हमारा सोलर सिस्टम जो है वो छोटा सा पार्ट है। ओके, हमारे सबसे पास की गैलेक्सी आई गेस उसका नाम अल्फा सेंचुरी है, तो सबसे पास गैलेक्सी जो है हमारी। तो मुझे लगता है कि हम वहाँ तक पहुँचे नहीं है शायद अभी तक, है ना। मुझे लगता है कि यहाँ भी नहीं, अगर हम वहाँ तक भी पहुँच जाएँ तो वहाँ पे भी हम लोगों को कोई ना कोई लाइफ का सिग्नल मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि मैंने क्या मतलब एक थ्योरी देखी थी या पढ़ी थी कि हर सोलर सिस्टम में, मोस्टली हर एक सोलर सिस्टम के अंदर एक प्लैनेट ऐसा होता है जो कि हैबिटेबल होता है। क्योंकि उसका देखो, हैबिटेबल जो होता है प्लैनेट, उसका जो भी मतलब कि वो है या नहीं है किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अर्थ हैबिटेबल है क्योंकि अर्थ का डिस्टेंस सन से एकदम परफेक्ट अमाउंट पे है कि ग्रेविटी वगैरह सब कुछ बढ़िया है, टेम्परेचर वगैरह सब कुछ बढ़िया है, एटमॉस्फेयर क्रिएट हो चुका है, सब कुछ अच्छे तरीके से, तो वो हैबिटेबल है। हो सकता है आने वाले टाइम पे अर्थ हैबिटेबल ना रहे लेकिन मार्स बन जाए, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्स उस पोजीशन पे आ जाए कि मार्स हैबिटेबल है। सिमिलर थिंग, हर सोलर सिस्टम में कुछ ना कुछ ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जिनके हैबिटेबल होने के चांसेस होते हैं। ओके, एंड ठीक है, वहाँ पे हो सकता है शायद हम सर्वाइव ना कर पाए, लेकिन वहाँ पे अगर केमिकल एवोल्यूशन हुआ है तो शायद वहाँ पे ऐसे ऑर्गेनिजम्स बने होंगे जो उस हैबिटेट में सर्वाइव कर पा रहे हों। क्योंकि अकॉर्डिंग टू डार्विन, ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अडेप्ट करते हैं अपने इन्वायरमेंट में। तो हो सकता है कि वहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स बने होंगे, वहाँ पे जो सारी चीज़ें बनी होंगी वो ऐसी बनी होंगी जो उस इन्वायरमेंट के लिए परफेक्ट हों। हो सकता है कि वो ऑक्सीजन पे सर्वाइव ना करते हों अगर वहाँ पे ऑक्सीजन एग्जिस्ट नहीं करती है तो, ठीक है। सो यस, देयर इज डेफिनेटली अ पॉसिबिलिटी कि हाँ लाइफ तो एग्जिस्ट करती है एल्सवेयर इन यूनिवर्स ऑल्सो। ओके, नाउ एनालिसिस ऑफ मीटियोर कंटेंट revealed similar compounds were indicating the similar process are occurring elsewhere in space with limited evidence. Okay, the first part of conjecture story, that is chemical evolution, was more or less accepted. सिंपल सी बात बोली गई, अब छोड़ दो इसको। इसमें ये बोला कि केमिकल एवोल्यूशन जो था इट वाज
मोर और लेस एक्सेप्टेड, इसको थोड़ा सा एक्सेप्ट किया गया क्योंकि इससे परफेक्ट कोई थ्योरी थी नहीं अभी तक, इससे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए एवोल्यूशन को कोई थ्योरी थी नहीं अभी तक। ओके, नाउ अब एक बात जो एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं करी है, यहाँ पे हम लोगों ने बोला कि मिलर को अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर अमाइनो एसिड्स मिली थी। अब सवाल ये आता है कभी कभी, और ये आ भी रखा है कि मेरे को एक याद है नीट में क्वेश्चन पूछा गया था बहुत पहले कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज नॉट फाउंड इन मिलर्स एक्सपेरिमेंट। अब जिस बच्चे ने एनसीईआरटी पढ़ी है वो बेचारा इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज नॉट फाउंड इन मिलर्स एक्सपेरिमेंट। अब ऑप्शन दे रखे थे क्या, यहां पे दे रखा था ग्लाइसिन, ठीक है, फिर एलेनाइन, एंड थर्ड वाज एस्पार्टिक एसिड, एंड फोर्थ मान लो कि यहां पे दे दो कि नन। चलो जी बताओ क्या आंसर होगा। हाँ जी बताओ। यहां पे तो वैसे मैंने नन दे दिया तो क्वेश्चन को काफी आसान बना दिया। यहां पे मैं ये भी लिख सकता हूं ग्लूटामिक एसिड। तो कौन सी अमाइनो एसिड नहीं मिली थी मिलर्स के एक्सपेरिमेंट में, और ये एक वो जो बच्चा है जो एनसीईआरटी नहीं पढ़ता, एनसीईआरटी पढ़ के गया है, वो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा। हालांकि हम कहते हैं कि अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करिए। इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो एनसीईआरटी के अंदर नहीं दे रखे होते हैं, तो वो हमारे क्लियर हो जाते हैं या वो हमको प्रिपेयर करते हैं ताकि हम जो अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं तो उसको भी सॉल्व कर सकें। ठीक है, सो आपको बता दूं कि ऊपर की जो तीनों अमाइनो एसिड्स लिखी है मैंने, ग्लाइसिन, एलेनाइन एंड एस्पार्टिक एसिड, ये सारी की सारी मिलर्स के एक्सपेरिमेंट में देखने को मिली थी, एंड ग्लूटामिक एसिड जो थी वो मिलर्स के एक्सपेरिमेंट में नहीं थी। तो इन तीनों अमाइनो एसिड्स को आप लोगों को याद रखना है। ओके चलो जी बहुत बढ़िया। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से सिंपली पूछा जाता है कि ये एक्सप्लेन डायग्रामेटिकली मिलर्स एक्सपेरिमेंट, तो आपको पूरा वो करना पड़ेगा। ओके सो अब यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि बहुत सारी थ्योरीज थी, बहुत सारी चीजें थी, बट वी हैव नो आइडिया अबाउट हाउ फर्स्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबोलाइट्स कैप्सूल ऑफ लाइफ अरोज। सेल्फ रेप्लिकेटिंग कैसे लाइफ बनी थी हमें अभी तक नहीं पता है। First non-cellular form of life could have originated 3 billion years back. They could have been RNA molecules and RNA molecules किसके, ऑफ RNA and proteins के। इसको हम प्रोटोबाइंट्स भी कहते हैं, तो आप प्रोटोबाइंट्स भी लिख सकते हैं। जाइंट मॉलिक्यूल्स ऑफ RNA and proteins। बोला गया था कि मॉलिक्यूल्स जो थे ये इनके अंदर RNA था एंड एक मेम्ब्रेन थी। अब वो मेम्ब्रेन उस टाइम पे कहा जाता है वो वाटर के क्लियर की बनी थी, वो सेपरेटेड थे आरएनए और क्या कहते हैं प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो आप चाहे पॉलीसैकेराइड की कह लो, किसकी भी कह लो, लेकिन दे वर सेपरेटेड फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बट वो जो प्रोटोबाइंट्स बने थे वो किसके बने थे, आरएनए और प्रोटीन्स के एग्रीगेट्स के बने थे। ओके अच्छा, दिस कैप्सूल रिप्रोड्यूस्ड देयर मॉलिक्यूल्स परहैप्स। ये देखा गया था कि हाँ कि अपने मॉलिक्यूल्स को रिप्रोड्यूस करें, यानी कि आरएनए से आरएनए बन रहा है। ओके The first cellular form of life did not possibly originate till about 200 million years back। तो सेलुलर फॉर्म जो थी, अभी तो हम बात कर रहे थे किसकी, प्रोटीन्स के और आरएनए के एग्रीगेट्स के या मैक्रोमोलिक्यूल्स के एग्रीगेट्स के, है ना। तो यहाँ पे ये बोला गया कि जो सेलुलर लाइफ फॉर्म थी वो कब निकली है, 2000 साल पहले आई है, मिलियन साल पहले आई है। ऑल लाइफ फॉर्म्स वर इन वाटर इन्वायरमेंट ओनली। नाउ दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सबसे पहले लाइफ कहां ओरिजिनेट करी है, ये आप लोगों से सवाल पूछा जाता है लैंड पे
या वाटर में या किस जगह? सो योर आंसर वुड बी एक्वेटिक। सबसे पहले एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर लाइफ को ओरिजिनेशन हुआ है। ओके, नाउ दिस वर्जन ऑफ बायोजेनेसिस, एक मिनट इसको भी देख लो, एक बार में पढ़ने की जरूरत है। चलो एक बार रीड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिस वर्जन ऑफ बायोजेनेसिस, दैट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अरोज स्लोली थ्रू एवोल्यूशनरी फोर्सेस फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स, इज एक्सेप्टेड बाय मेजॉरिटी। उसकी बात करी जा रही है, केमिकल एवोल्यूशन की बात करी जा रही है। However, once formed, how the first cell form of life could have evolved into complex biodiversity today. So सवाल यह है कि जो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म बना था वो कैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स जो हैं आज के उसमें चेंज हुआ। अब ये मेजर सवाल बन रहा है। तो हम लोगों को अब जो ओरिजिन वाला एस्पेक्ट था वो कवर हो गया है। हम लोगों का नेक्स्ट जो मेजर एस्पेक्ट है दैट इज नाउ द एवोल्यूशन वाला पार्ट। तो वही हम लोगों को अब कवर करना है और इसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अच्छा जी, ये आपके सामने ना एक टेबल है। इस टेबल के अंदर मैंने आप लोगों को ना मेजर इवेंट्स जो भी हुए हैं अर्थ के ऊपर वो दिखा रखे हैं कि हमारा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कब हुआ था। सो इट वाज 15 बिलियन ईयर्स बैक, यानी कि बिग बैंग जो है एक तरीके से कह सकते हैं वो कब हुआ था उसके बारे में बात करी गई है। एंड आवर सोलर सिस्टम कब बना था, 4.5 to 5 बिलियन ईयर्स के आसपास। अर्थ कब बनी थी, अप्रॉक्सीमेटली 4.5 बिलियन। ऑरिजिन ऑफ अर्लीस्ट प्रोकैरियोट हमारा 3.5 बिलियंस पे आया है। एंड ऑक्सीजन रिलीजिंग प्रोकैरियोट हमारा कब आया है, 2.5 बिलियन ईयर्स पे आया है। ऑरिजिन ऑफ यूकैरियोट हमारा कब हुआ है, 1.5 बिलियन पे। सिंपल लैंड प्लांट्स 45.9 मिलियन एंड मैमल्स 200। तो अगर ये नहीं भी याद रखोगे तीनों, या लास्ट वाले दो नहीं भी याद रखोगे तो भी काम चल जाएगा। ऊपर वाले का देखो, ये तीनों तो इंपॉर्टेंट है, सोलर सिस्टम, अर्थ और प्रोकैरियोट। तो अपना 4 to 4.5 मिलियन पे सोलर सिस्टम, 4.5 बिलियन पे अर्थ एंड 3.5 बिलियन पे प्रोकैरियोट। बट ये जो प्रोकैरियोट्स बने थे दे वर नॉट ऑक्सीजेनिक, ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते थे। ऑक्सीजन रिलीजिंग कब आए, 2.5 पे। ओके, चलो जी, अब थोड़ी सी काम की बात करते हैं। हम लोगों ने बेसिक थ्योरीज वगैरह जो थी वो देख ली है एंड थोड़ा सा अब एक स्टेप आगे चलते हैं। Conventional religious literature reveals about theory of spatial creation based on 3 connotations. All living created as living organisms were created as such. The diversity on organisms always the same since creation will be the same in future. Earth is about 4000 साल पहले। So अब हुआ क्या ना कि अगर हम थ्योरीज की बात करेंगे, यहाँ पे हम अचानक से थ्योरी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ना अब हम एवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। और एवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं तो जो कन्वेंशनल थ्योरीज जो थी, जो लिटरेचर्स में लिखी गई हैं, है ना, उसमें ये बोला गया है कि अर्थ जो है 4000 साल पुरानी है। अर्थ के ऊपर जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं अभी प्रेजेंटली वो एज सच ही क्रिएट हुए थे। ओके, एंड ये बोला गया है कि भाई ये फ्यूचर में भी ऐसे रहेंगे और कोई चेंज नहीं आएगा। बट अब सवाल यह है कि कितना सच है कितना झूठ है हम लोगों को अभी पता लग जाएगा। ओके, लेकिन all ideas were challenged during 19th century। एक पता है बात क्या है, मतलब मुझे ऐसा लगता है किसी आइडिया को चैलेंज करना पहली बात तो एक बहुत डिफिकल्ट चीज होती है। एंड यहाँ पे ना डार्विन का एक इंपॉर्टेंट रोल मेरे को क्या लगता है कि उन्होंने एक आइडिया को नहीं, मेंटालिटी को चैलेंज किया था। मेंटालिटी को कैसे चैलेंज किया था कि इन्होंने सिंपल सी बात देखा जाए तो अगर यही बोल दिया था ना सीधा सीधा कि भाई देखो भगवान ने, या जो भी आप कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू बाइबल एंड मतलब कुरान या गीता, भगवद गीता जो भी है, अकॉर्डिंग टू मतलब रिलीजन अगर देखा जाए, जो भी आप पढ़ रहे हैं गलत पढ़ रहे हैं। पहली बात तो अगर आप किसी के आइडिया को चैलेंज कर रहे हो कि यार देख ये तेरा आइडिया ठीक नहीं है, बेकार है, वो ऑफेंड हो जाएगा बहुत बुरा। एंड अगर आप किसी आइडिया को रिजेक्ट कर रहे हैं एंड वो आइडिया अटैच्ड है विद रिलीजन तो वो और बुरा ऑफेंड हो जाएगा, है ना। अब जैसे कि आज ही का मतलब आजकल के एग्जांपल ले लो, किसी को बोल दोगे कि यार क्या कहते हैं ऐसा है, मतलब भगवान ने थोड़ी ना दुनिया बनाई है, तुम तो बेवकूफ, वो आज के टाइम पे भी अफेक्ट हो जाएगा। और ये बात कब की हो रही है, 19th सेंचुरी की बात हो रही है। सो लोगों को उनके आइडियोलॉजी के खिलाफ चैलेंज करना है एंड वो आइडियोलॉजी जो रिलीजन से रिलेटेड है, इट वॉज अ वेरी बिग स्टेप, है ना। बट इन्होंने करा एंड उससे कहीं ना कहीं साइंस का ही बेनिफिट हुआ है कि हमको एटलीस्ट ये लगा कि चलो ठीक है, एक बारी को
पढ़ के देखते हैं ना कि हाँ किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ है, किस तरीके से चीज़ों का इवोल्यूशन हुआ है। जो लाइफ फॉर्म्स पहले एग्जिस्ट करती थी वो अब नहीं करती हैं। देयर आर मेनी लाइफ फॉर्म्स, देयर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स जो पहले एग्जिस्ट करते थे अब नहीं करते हैं। देयर आर मेनी थिंग्स जो मतलब पहले थी वो अब नहीं करती हैं। छोटा सा एग्जांपल दूंगा, हम कहते हैं कि जब हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो हमारे एम्ब्रियो के अंदर फ्रेंजियल गिल स्लिट्स देखने को मिलते हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी है, एनिमल किंगडम वाला चैप्टर जो है, अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो वहाँ पे देखा होगा गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। उनका प्रेजेंट होना क्या सिग्नल दे रहा है? कहीं ना कहीं हम लोग ओरिजिनेट हुए हैं फ्रॉम एक्वेटिक एनिमल्स, या फ्रॉम ओरिजिनेशन देखा जाए तो कहीं ना कहीं वहाँ से आ रहे हैं, हम लोग वाटर से आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपस में चीज़ों को लिंक कर रही थी और इन्होंने कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दिया डार्विन को, चलो ठीक है कोई बात नहीं, एक बारी पढ़ते हैं, एक बारी बोलते हैं लोगों को। रिएक्शन जाहिर सी बात है लोगों को आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। आप आज किसी को ऐसे बोल दोगे कि नहीं भगवान ने दुनिया नहीं बनाई है तो लोग उसमें वैसे हो जाते हैं। उस टाइम पे बोलना तो बहुत बड़ी चीज़ थी। ओके, सो चार्ल्स डार्विन concluded that existing living forms share similarities to varying degrees not only among themselves but also life forms that existed also with life forms जो एग्जिस्ट कर रही थी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। सो डार्विन ने क्या कंक्लूड करा यार, देखो जो एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स है ना वो आपस में सिमिलरिटीज तो शेयर करती हैं, लेकिन उनके साथ भी सिमिलरिटी शेयर करती हैं जो एग्जिस्ट करती थी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। तो ये एक बहुत ही बड़ा क्या कहते हैं स्टेटमेंट था, और ये स्टेटमेंट ने ना बहुत सारी चीज़ों को मतलब एक कह सकते हैं नया मोड़ दिया कि हाँ यार फिर चलो ठीक है, लेट्स नाउ कंपेयर द सिमिलरिटीज ऑफ एग्जिस्टिंग एंड एंसेस्ट्रल फॉर्म। तो थोड़ा सा आप लोग ना पुरानी स्पीसीज को नए स्पीसीज को कंपेयर करने लग गए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर अभी की कोई स्पीसीज है और वो मिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी स्पीसीज से कुछ रिलेशन शो कर रही है, तो कहीं ना कहीं तो ये आइडिया लग रहा है कि हाँ यार उसी का इवोल्यूशन हुआ है तो वो यहाँ तक पहुँचा है। जो वहाँ पे रह रहा था वो इवॉल्व नहीं हुआ है, हो सकता है कि वो वहाँ से मूव नहीं किया है इसलिए इवॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन दूसरा वाला जो था वो विद एनवायरमेंट मूव करता गया और इवॉल्व होता गया। ओके, अब इसके बारे में बात करेंगे हम लोग किस तरीके से नेचुरल सिलेक्शन होता है, क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या नहीं आते हैं। चलो जी, अब थोड़ा सा बात करते हैं। तो डार्विन ने 19th सेंचुरी में इस आइडिया को काफ़ी स्ट्रांगली चैलेंज किया। बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस मेड ड्यूरिंग अ सी वॉयज इन अ सेल शिप कॉल्ड HMS बीगल। डार्विन की शिप का नाम याद रखना, HMS बीगल। तो सी वॉयज पे गए थे, वो समुद्र यात्रा पे गए थे अराउंड द वर्ल्ड। Charles Darwin concluded that existing living forms share similarities to varying degrees not only among themselves but also with the forms जो exist करी थी millions of years ago। ये भी हम जिस लोगों ने पढ़ा। Many such life forms do not exist anymore, और ऐसी बहुत सारी life forms जो अभी exist भी नहीं करती हैं। There had been extinctions of different life forms in years gone by just as new forms of life arose at different periods of history of Earth। तो यहाँ उन्होंने क्या बोला कि बहुत बड़ी extinction भी हुआ है, ओके, एंड एक्सटेंशन होने के बाद नई लाइफ फॉर्म्स अराइज करी हैं, बट जो नई लाइफ फॉर्म अराइज करी हैं उनका कहीं ना कहीं पुराने के साथ सिमिलरिटी रही है। एंड देयर हैज़ बीन ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म, और धीरे धीरे करके ग्रेजुअली एक लाइफ फॉर्म इवॉल्व हुई है। ऐसा नहीं कि आज एक सेल है तो कल एक बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म बन गया, ग्रेजुअली। सिंगल सेल्ड है तो फिर मल्टी सेल्ड है तो थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स, फिर और ग्रेजुअल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स देखने को मिला है। ओके, तो ये सारी बातें मेंडल ने, मेंडल कह रहा हूँ, एक तो मेरे को मेंडल का नाम ना पता नहीं क्यों डार्विन के बीच में याद आता है, और डार्विन का नाम पता नहीं क्यों मेंडल के बीच में आता है, क्योंकि इन दोनों ने ऑलमोस्ट मतलब साइमल्टेनियसली कह सकते हैं साथ साथ जो है काम किया था। आपस में साथ साथ नहीं, मेंडल ने अपना अलग किया था कहीं, डार्विन ने अपना अलग किया था, बट पीरियड दोनों का सेम था। मेंडल इनहेरिटेंस के ऊपर काम कर रहे थे एंड डार्विन एवोल्यूशन के ऊपर काम कर रहे थे। ओके, चलो जी। सो एक्सटिंक्शंस हुए थे ये बोला गया। तो सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन आपको पता ही है, एक थ्योरी हमारी जो बोलती है कि जो डायनासोर्स हैं उनका एक्सटिंक्शन एस्ट्रॉइड से हुआ था। ठीक है, तो सारी बातें बोली गई। नाउ देयर हैज बीन ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। एनी पॉपुलेशन हैज बिल्ट इन वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स, दोज कैरेक्टरिस्टिक्स विच इनेबल some to survive better in natural conditions, climate, food, physical factors would outbid others less endowed to survive under such conditions. Another word is the fitness of individual or the population. So now this line is very important. The fitness according to Darwin refers ultimately and only to the reproductive fitness. इस पैराग्राफ को थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इन्होंने क्या बोला
कि एवोल्यूशन जो था लाइफ फॉर्म का, इट वाज ग्रेजुअल। ग्रेजुअल यानी कि धीरे 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 करके एवोल्यूशन हुआ है। कोई भी पॉपुलेशन जो होती है उसके अंदर वेरिएशंस होते हैं। कोई भी पॉपुलेशन होगी, वेरिएशन यानी कि जैसे मैं कुछ चेंजेस आए तो मेरी आने वाली जनरेशन में कुछ और थोड़े से चेंजेस आएंगे। तो कोई भी पॉपुलेशन हो उसके अंदर चेंजेस या वेरिएशंस आते हैं। दोज कैरेक्टरिस्टिक या दोज वेरिएशंस विच एनेबल सम टू सर्वाइव बेटर इन नेचुरल कंडीशंस, ऐसे वेरिएशन जो किसी ऑर्गेनिज्म को नेचुरल कंडीशन में ज्यादा अच्छे तरीके से सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। अगेन एक बार फिर से, ऐसे वेरिएशंस जो किसी ऑर्गेनिजम्स को उस नेचुरल कंडीशन में अच्छे तरीके से सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो इंडिविजुअल के अंदर ऐसे वेरिएशंस होते हैं जो उनको अच्छे तरीके से सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं इन नेचुरल कंडीशंस, वो क्या करते हैं, वो आउटब्रीड द लेस एंडोर्ड टू सर्वाइव, वो ज्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं। और जिनके अंदर ऐसे वेरिएशंस होते हैं जो कि उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उस कंडीशन में सर्वाइव करने में, उसको आउटब्रीड कर देते हैं। कहने का मतलब सिंपल सी बात यह है कि अनदर वर्ड यूज इज फिटनेस, फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल। द फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन रेफर्स अल्टीमेटली एंड ओनली टू द रिप्रोडक्टिव फिटनेस। डार्विन का कहने का मतलब यह था भाई साहब कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक नेचुरल कंडीशन में है और उसके अंदर ऐसे वेरिएशन है जहां पे वो बढ़िया तरीके से रिप्रोडक्शन कर रहा है, मस्त एकदम कर रहा है, तो वो सर्वाइव करेगा और उसके दूसरा वाला जो है, साथ वाला जो है, या जो मतलब ऑल्टरनेटिव स्पीसीज है, वो एलिमिनेट हो जाएगा। किसी भी पॉपुलेशन के अंदर उसके साथ वाला स्पीसीज, मतलब साथ वाला इन द सेंस कि उसके बगल वाला ऑर्गेनिज्म जो भी होगा या उसी स्पीसीज का दूसरा ऑर्गेनिज्म जो होगा वो बेसिकली रिजेक्ट हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, सो दोज स्टूडेंट्स हु हैड डन बेटर, या जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया, जिनको काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ें आती हैं, वो एग्जाम में सेलेक्ट हो जाएंगे एंड बाकी सारे बच्चे जो हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। सो बात वही है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसा वेरिएशन आ रहा है जो उसको नेचुरल कंडीशंस के अंदर अच्छे तरीके से सर्वाइव करने में हेल्प करता है या उसको नेचुरल कंडीशन में सपोर्ट कर रहा है, तो वो ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करेगा और आउटब्रीड कर देगा किसको, अदर ऑर्गेनिजम्स को। यही क्या था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ओके, एंड फिटनेस का मेनली जो कनेक्शन था अकॉर्डिंग टू डार्विन, इट वाज टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस। इनका सिंपल सा कहना था, बार बार मैं फिर से बोल रहा हूं कि जो ऑर्गेनिज्म बढ़िया तरीके से है, ठीक है, वो ज्यादा रिप्रोड्यूस करेगा, और जो नहीं है बढ़िया तरीके से अडेप्टेड, वो कम रिप्रोड्यूस करेगा, अल्टीमेटली एलिमिनेट हो जाएगा। तो रिप्रोडक्टिव या सॉरी फिटनेस अकॉर्डिंग टू हिम वाज रिप्रोडक्टिव फिटनेस ओनली, कि रिप्रोडक्टिवली फिट है तो वो बड़े तरीके से ग्रो करेगा, बड़े तरीके से आगे बढ़ेगा। ओके, चलो आगे चलते हैं। ओके जी, सो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अपने वन शॉट को आगे लेके चलते हैं। ठीक है, देखो सिंपल सी बात यह है कि इस वन शॉट को ना हम ना सोच रहे हैं कि 2 पार्ट्स में करें, क्योंकि एक पार्ट में थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो एक में बना दूंगा कि कहते हैं अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स का, और एक अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स का बन जाएगा। तो आपके आधे टॉपिक्स दोनों वन शॉट्स के अंदर कवर हो जाएंगे। ओके, सो डार्विन वाली बात हम लोगों ने पूरी कर ली। आई डोंट थिंक कि यहाँ पे मेरे को कुछ बताने की जरूरत है। एक बार फिर से देख लेते हैं। द फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन रेफर्स अल्टीमेटली एंड ओनली टू द रिप्रोडक्टिव फिटनेस। इसके ऊपर क्वेश्चन आया, इसलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूं कि डार्विन के अकॉर्डिंग फिटनेस से क्या मतलब था। सो इस चीज का याद रखना है। Hence, who are better fit in an environment leave more progeny than the others. So जाहिर सी बात है कि अगर कोई इन्वायरमेंट के अंदर बेटर फिट है एंड वो ज्यादा रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो उसके नंबर ऑफ प्रोजेनिस ज्यादा होंगे कंपेयर टू दोज जो रिप्रोडक्टिवली फिट नहीं है। ओके, या उतने अच्छे तरीके से, उतने एफिशिएंटली रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। These therefore will survive more and hence selected by nature. तो ये अपना ज्यादा सर्वाइव करेंगे और इसी को हम क्या कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, क्योंकि नेचर ने इनको सेलेक्ट किया है टू रिप्रोड्यूस मोर एंड टू कह सकते हैं मतलब इंक्रीज देयर नंबर या टू इंक्रीज देयर प्रोजेनिस। तो नेचर ने सेलेक्ट किया इसको, तो दिस इज समहाउ अ नेचुरल सिलेक्शन। हेंस इट इज कॉल्ड अ नेचुरल सिलेक्शन एंड इम्प्लाइड इट इज अ मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। तो ये एक मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन बोला गया है। नेचुरल सिलेक्शन एक ग्रेजुअल कह सकते हैं प्रोसेस है। इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा नहीं होता है। जो नेचर अपने हिसाब से जब कंडीशंस चेंज करता है, जो नेचर में चेंजेस आते हैं, उसके हिसाब से कुछ स्पीशीज़
उस हैबिटेट के अंदर अच्छे तरीके से रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो जो रिप्रोड्यूस कर पाते हैं उन्हीं का नंबर बढ़ता है और दूसरों वालों का नंबर कहीं ना कहीं थोड़ा घटता रहता है। और जो इनका बढ़ रहा होता है वही आगे जाके प्रोस्पर करते हैं या वही आगे जाके मतलब कह सकते हो डोमिनेट करते हैं। तो वो हमारा क्या हुआ है, नेचुरल सिलेक्शन हुआ है। ओके, नाउ अब आगे बढ़ते हैं। लेट अस आल्सो रिमेंबर दैट अल्फ्रेड वेलिस, अल्फ्रेड वेलिस की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे अपना जो एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन है उस वाले टॉपिक के ऊपर आएंगे। ओके, चलो जी। सो अल्फ्रेड वेलिस क्या थे हमारे, आ नेचुरलिस्ट हु वर्कड इन मलाय आर्किपेलागो, ठीक है, आर्किपेलागो। इस जगह का नाम याद रखना है, अल्फ्रेड वेलिस का नाम याद रखना है। हैज ऑल्सो कम to the similar conclusion around the same time. In due course of time, apparently, new types of organisms are recognizable. All the existing life forms share करते हैं similarities and share common ancestors. However, these ancestors were present at different periods in history of Earth. Okay, अब अल्फ्रेड वेलिस ने क्या बोला गया है कि जितने भी all existing life forms, जितनी भी existing life forms हैं वो शेयर करती हैं similarities and शेयर करते हैं common ancestors. हालांकि ये जो एंसेस्टर्स हैं ये बिलोंग करते हैं डिफरेंट टाइम पीरियड से, हम लोग अभी पढ़ेंगे एपॉक के बारे में, क्या होता है, पीरियड्स क्या होते हैं, एरास क्या होते हैं, वो सब हम देखेंगे, बट दे डू शेयर अ कॉमन एंसेस्टर। ओके, द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली कोरिलेट्स विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। अ कॉमन परमिसिबल कंक्लूजन इज दैट अर्थ इज वेरी ओल्ड, नॉट थाउजेंड ऑफ ईयर्स एज थॉट अर्लियर बट बिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड। तो सिंपल सी बात कही गई है। देखो इनका मोटिव, मैं मोटिव भी नहीं कहूंगा, इनका जो सिंपल सा फंडा था कि जो हमें थ्योरी दी गई थी जब अर्थ को बोला गया था कि 4000 साल पुरानी है और जितनी भी स्पीसीज है सारी की सारी एज सच क्रिएटेड है और ये एज सच फ्यूचर में ही रहेंगी, तो वो जो इनका मोटिव था उसको ये क्या कहते हैं, थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलत साबित करना चाह रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है। असली बात यह है क्योंकि उसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं था। तो उन्होंने देखा, अल्फ्रेड वेलिस ने भी जब रिसर्च करी तो उन्होंने भी सिंपल कंक्लूजन दिया था जो डार्विन ने दिया था, सेम कंक्लूजन ही था कि जितनी भी स्पीसीज है उनकी आपस में क्या कहते हैं सिमिलरिटीज हैं, कॉमन एंसेस्टर्स भी हैं, एंड अर्थ जो है वो कहीं ना कहीं 4000 साल पुरानी नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी है, उसके ऊपर लाइफ फॉर्म्स जो है मिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी है। तो ये कंक्लूजन दोनों का ही आया था। ओके, सो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि डार्विन के साथ साथ सेम कंक्लूजन किसने दिया था, तो अल्फ्रेड वेलिस ने दिया था। नाउ अब यहां पे आता है कि व्हाट आर द एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। आप कैसे कह सकते हो कि जो अर्थ पे लाइफ फॉर्म्स थी वो 4000 साल पुरानी नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी है? कोई तो लॉजिक होगा ना, सिर्फ कहने से तो बात नहीं होगी, क्योंकि अगर कहने से बात होती तो फिर तो हम लोगों को वही मानना पड़ता कि हाँ भाई 4000 साल पुरानी अर्थ है, जितनी भी लाइफ फॉर्म्स थी सारी की सारी एज सच क्रिएट हुई है ना। बट हम लोग उसको अगर नहीं मान रहे और हम अपना अगर लॉजिक दे रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, अर्थ 4000 साल से भी ज्यादा पुरानी है, तो वी हैव टू शो सम एविडेंस। सो यहां पे दे रखा है व्हाट आर द एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला क्या है, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलेंटोलॉजिकल का मतलब क्या है, फॉसिल एविडेंस, जो फॉसिल्स वगैरह हम लोगों को मिलते हैं, ठीक है, उससे क्या क्या एविडेंस मिलते हैं, क्या क्या चीजें हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो एविडेंसेस फ्रॉम फॉसिल रिकॉर्ड, सबसे पहले यहां से शुरू करेंगे, फिर हम कंपैरेटिव एनाटॉमी पे चलेंगे, होमोलॉजी एंड एनालॉजी वहां पे डिस्कशन करेंगे। ओके, चलो जी। सो पैलेंटोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। इस टर्म को देख लेना, स्टडी ऑफ फॉसिल को हम क्या कहते हैं, पैलेंटोलॉजी कहते हैं। फॉसिल्स रिमेन्स जो होते हैं ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म्स लिव्ड इन पास्ट बट फाउंड इन रॉक्स और सेडिमेंट्स, ठीक है। तो फॉसिल्स क्या है, रिमेन्स है किसके, हार्ड पार्ट ऑफ एनिमल्स जो पास्ट में रहते थे, एंड वो कहां मिलते हैं, रॉक्स और सेडिमेंट में मिलते हैं। रॉक्स एंड सेडिमेंट्स एंड अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट इंडिकेट्स अरेंजमेंट ऑफ सेडिमेंट्स वन ओवर अदर ड्यूरिंग द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अर्थ। देखो उसको ना लॉजिकली ज्यादा डिटेल में मत जाओ, ऐसे समझो जैसा अब यहाँ पे आपको लेयर ऑफ सेडिमेंट्स दिख रही है, लेयर ऑफ कह सकते हैं क्रस्ट दिख रही है। अब मैं आप लोगों से सिंपल सी बात बोलूँ कि यार हमारी एनसीईआरटी में ना एक इमेज भी दे रखा था, वो इमेज मैंने यहाँ पे लगाया है, कोई बात नहीं लगा रखा, तो हमारी एनसीईआरटी में एक इमेज दे रखा था। उस इमेज में क्या गया था कि जैसे मान लो कि एक ऑर्गेनिज्म है, मान लो एक 2-3 ऑर्गेनिज्म है, हॉर्स है, ठीक है, डॉग है, कैट है और रैट, ये ऑर्गेनिजम्स है। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, यहां पे हम, ठीक है, ओके, यहां पे हम लोगों ने लेयर्स बना दी हैं, आपको दिख रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड लेयर है। तो ये अपर मोस्ट लेयर है,
ठीक है, या कह सकते हैं दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि यार देखो, हमारा जो हॉर्स था उसका फॉसिल हम लोगों को यहां पे मिला, ओके, कैट का फॉसिल हम लोगों को यहां पे मिला, डॉग का फॉसिल हम लोगों को यहां पे मिला। अब इसमें से एक हटाई देते हैं, रैट को हटाई देते हैं। तो अब मेरा अगर आपसे सवाल होगा कि सबसे पुराना फॉसिल किसका है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, कैट का, डॉग का, रैट का? या मैं आपसे पूछूं कि इन सब में से सबसे पहले अपीयर होने वाला ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो आप लोगों का जवाब क्या होगा? कैट, हॉर्स, डॉग। सी, सॉइल प्रोफाइल के बारे में आप पढ़ चुके हैं, आपको पता है कि हमारे अर्थ का जो क्रस्ट है उसके ऊपर नई सेडिमेंट डिपॉजिट होती रहती है, ऊपर वाली नीचे जाती रहती है, नई सेडिमेंट डिपॉजिट होती रहती है, ऊपर वाली नीचे जाती रहती है। तो ये जो सेडिमेंट आप लोगों को थर्ड नंबर पे दिख रही है, थर्ड लेयर जो आपको दिख रही है, दिस इज द ओल्डेस्ट, मतलब ओल्डेस्ट लेयर कह सकते हैं आप इसको। इसके ऊपर वाली उससे नहीं है, इसके ऊपर वाली इसके नहीं है, इसके ऊपर अगर कोई आएगी तो उससे नहीं होगी। कहने का मतलब यह है कि फॉसिल की डेप्थ जो होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एज ऑफ फॉसिल। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि फॉसिल जो है उसकी एज जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ ऑफ फॉसिल। जितनी ज्यादा डेप्थ होगी उतनी ही ज्यादा वो कहीं ना कहीं एज रिप्रेजेंट करता है। अगर इसी हॉर्स का मैं मान लो यहाँ पे फॉसिल लिख देता कि फर्स्ट लेयर में मिल रहा है, तो उसकी एज कम होती। तो फॉसिल की जो एज होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ ऑफ फॉसिल, की कितनी डेप्थ में वो फॉसिल प्रेजेंट है। ओके, अच्छा जी। सो अब सवाल ये होता है कि चलो ठीक है भैया, हम ये आपकी बात मान लेते हैं कि हाँ हमें फॉसिल्स मिले, कुछ बहुत डेप्थ पे मिले, उनकी एज भी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन फॉसिल मिलने से, फॉसिल क्या है? डेड रिमेन्स, है ना। तो फॉसिल्स की हम एज पहली बात तो कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप कुछ भी बोलोगे हम थोड़ी ना मान लेंगे। आपने कहा कि सॉइल के अंदर यहाँ पे मिली, मान लो सॉइल के थर्ड लेयर में मिली, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई ये सॉइल जो है ये तो सिर्फ 1000 साल पुरानी है, और अकॉर्डिंग टू अर्थ थ्योरी जो थी, जो हम लोगों ने पढ़ी थी, उसमें बोला था कि अर्थ 4000 साल पुरानी है, तो उस हिसाब से तो फिर वो थ्योरी गलत हो ही नहीं रही। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये जो फॉसिल है 4000 साल से भी पुराना है? सी, हमारे पास एक सिंपल सा कंक्लूजन है। एक मिनट रुको, इसको मैं इरेज कर दूं बाबा, इसको इरेज करना पड़ेगा, माफी चाहते हैं, बाद में मैं इसको क्या कहते हैं वो कर दूंगा। हाँ जी, यहां पे अब क्या लिखा है एक बार देख लो। डिफरेंट एज्ड रॉक्स सेडिमेंट्स कंटेन करते हैं फॉसिल और डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स। ओके, अच्छा जी। फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर सेडिमेंट विच रिप्रेजेंट द एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म डाइड ड्यूरिंग द, हाँ ठीक है। सो डिफरेंट एज्ड रॉक सेडिमेंट्स कंटेन करते हैं फॉसिल्स ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स दैट प्रोबेबली डाइड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर सेडिमेंट। जैसे मान लो कि जो थर्ड लेयर मैंने आपको दिखाई थी वो 2000 साल पहले बनी थी, तो उसके अंदर जो फॉसिल्स होंगे वो उन्हीं एनिमल्स के होंगे तो 2000 साल पहले एग्जिस्ट करते थे। लॉजिकली है। अभी जो सेडिमेंट है, अभी जो सॉइल की लेयर है, उसमें जो अगर कोई फॉसिल मिलेगा उन्हीं का मिलेगा जो अभी मरे हैं। अगर कोई लेयर 10,000 साल पुरानी है तो उसके अंदर क्या कहते हैं, जो फॉसिल्स होंगे वो भी उसी के आसपास के एज के होंगे। तो अब सवाल है, चलो भैया ये तो हम जब समझ गए, जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि फॉसिल की एज जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ ऑफ फॉसिल, तो ये वाली बात यहाँ पे ठीक है, मायने रख रही है। स्टडी ऑफ फॉसिल इन डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर इंडिकेट्स जियोलॉजिकल पीरियड इन विच ऑर्गेनिज्म स्टडी एग्जिस्टेड। सो अगर हम आप फॉसिल की स्टडी करते हो या सेडिमेंट लेयर की स्टडी करते हो तो वो इंडिकेट करता है कि किस जियोलॉजिकल पीरियड के अंदर वो फॉसिल एग्जिस्ट करता था। द स्टडी शोड दैट लाइफ फॉर्म्स वेरिड ओवर टाइम एंड सर्टेन लाइफ फॉर्म्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन जियोलॉजिकल टाइम स्पैन। न्यू लाइफ फॉर्म्स हैव अराइज एट डिफरेंट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ। अब यहाँ पे क्या बात बोली गई है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, तो उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। स्टडीज से हम लोगों को ये पता लगा है कि लाइफ फॉर्म्स जो हैं वो वेरी करती हैं ओवर द टाइम, यानी कि एक लाइफ फॉर्म आती है जाती है या उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। सर्टेन लाइफ फॉर्म रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन जियोलॉजिकल टाइम स्पैन। कुछ लाइफ फॉर्म्स ऐसी भी थी जो अर्थ के एक पर्टिकुलर पीरियड पे एग्जिस्ट करती थी लेकिन उसके बाद खत्म हो गई। आप इसका सबसे अच्छा एग्जांपल डायनासोर्स का ले सकते हैं। अब चाहे वो किस भी वजह से हुआ, मास एक्सटिंक्शन की वजह से हुआ, लेकिन वो एक पर्टिकुलर जो पीरियड था जुरासिक पीरियड, वहाँ पे एग्जिस्ट करती थी एंड उसी टाइम फिर वो उसके कुछ टाइम बाद वो डिस्ट्रॉय हो गई, खत्म हो गई। ठीक है। न्यू फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैव अराइज एट डिफरेंट टाइम्स इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड नई नई फॉर्म्स ऑफ लाइफ जो है वो अराइज करी हैं एट डिफरेंट टाइम पीरियड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टार्टिंग में ही एक सारे के सारे स्पीशीज बन गए
और वो सारे के सारे वहीं से ऐसे ही आ रहे हैं, जैसे कि उस वाली थ्योरी में बोला गया था कि ऑल स्पीशीज वर क्रिएटेड एज सच। तो ऐसा नहीं हुआ है, नई लाइफ फॉर्म्स बीच बीच में ओरिजिनेट हुई हैं, ओके, एंड रेगुलरली वो होती रही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहले जो अभी स्पीशीज हो पहले भी वही थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब सवाल अभी भी दिमाग में जो चल रहा है दैट इज कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द एज ऑफ फॉसिल्स। अब आप लोग मेरे से ज़्यादा होशियार है, इस कॉन्सेप्ट में आप लोगों से मैं ज़्यादा बहस करूंगा नहीं। आप लोगों ने रेडियो एक्टिव डीके के बारे में पढ़ा है कि कोई भी एलिमेंट जो होता है या कोई भी, मैं एटम बोलूँगा, जैसे कार्बन की बात करें तो कार्बन 14 को N14 में कन्वर्ट होने में, ठीक है, कुछ x टाइम लगता है एंड दैट x टाइम इज इक्वल टू 5730। सो बेसिकली कार्बन 14 जो है अपने अंदर से कुछ प्रोटॉन्स वगैरह, कुछ पार्टिकल्स वगैरह लूज करता है, ठीक है, न्यूक्लियस पार्टिकल्स वगैरह लूज करता है और वो खुद को कार्बन 14 में कन्वर्ट कर सकता है एंड नाइट्रोजन 14 में कन्वर्ट कर सकता है। जब कार्बन 14 हमारा नाइट्रोजन 14 में कन्वर्ट होता है, उस टाइम पीरियड को कहते हैं हम हाफ लाइफ। हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 इज इक्वल टू 5730 ईयर्स। अब सवाल यह है कि भैया हाफ लाइफ निकालने से क्या पता लग रहा है। देखो, जिस फॉसिल में जिस सेडिमेंट में हम लोगों को फॉसिल मिल रहा है, जाहिर सी बात है कि उस फॉसिल के आसपास सॉइल भी होगा, सॉइल के अंदर थोड़ा बहुत कार्बन भी होगा, या उस फॉसिल के अंदर थोड़ा बहुत कार्बन भी होगा। उस कार्बन का मैं हाफ लाइफ पीरियड निकाल सकता हूं एंड उस हाफ लाइफ पीरियड के हिसाब से मैं कैलकुलेशंस कर सकता हूं। तो मैं ज़्यादा डिटेल में कॉन्सेप्ट में नहीं जाऊंगा, बट मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप रेडियो एक्टिव डीके की वजह से, या जब एक एलिमेंट का हाफ लाइफ पीरियड आपको पता है, उसके हिसाब से आप एज कैलकुलेट कर सकते हो। दैट इज साइंटिफिकली पॉसिबल एंड प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है कि आप कर सकते हैं इसको। इसमें कोई थ्योरी नहीं लग रही कि हाँ ऐसा होगा या इतनी एज होती है या हो सकती है। यहाँ पे सीधा सीधा बोला है कि आप कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसे ही निकाला जाएगा। एंड अगर आप क्लास 11, मेरे ख्याल से क्लास 11 में रेडियो एक्टिव डीके पढ़ते हैं हम लोग, तो आपको ये आता होगा, है ना, मतलब आई फील लाइक कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, या तो 11th में 12th में फिजिक्स में है, वो ये टॉपिक है रेडियो एक्टिव डीके का। इतना तो मेरे को याद है, बहुत साल पहले पढ़ा था तो अच्छे तरीके से याद नहीं, बट इतना मेरे को याद है। तो अब जब रेडियो एक्टिव डीके की हेल्प से आप ये निकाल सकते हो कि एज इतनी है, इस हाफ लाइफ पीरियड इतना है, तो अब आप हाफ लाइफ पीरियड को कैलकुलेट करके ये भी पता लगा सकते हो कि सॉइल पार्टिकल की क्या एज होगी। निकाल सकते हो? अरे भाई एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते, अप्रॉक्सीमेट निकाल सकते हो, और अप्रॉक्सीमेट एज भी निकालोगे और अगर वो मिलियंस में आ रही है तो वो थ्योरी तो फिर फेल हो गई जिसने बोला कि अर्थ सिर्फ 4000 साल पुरानी है। तो ये एक प्रैक्टिकल साइंटिफिक एविडेंस था कि हाँ, जो ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ के ऊपर वो बहुत पुराने एग्जिस्ट करते हैं और डिफरेंट कह सकते हैं पीरियड्स में, डिफरेंट टाइम पीरियड्स के अंदर अलग अलग नई नई स्पीसीज जो है वो जनरेट हुई है। जितनी भी स्पीसीज थी, जैसे बोला गया था, दे वर क्रिएटेड एज सच, वो गलत है। ओके, सो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस का यही सबसे अच्छा बेनिफिट है कि हम क्या कर सकते हैं, लॉजिकली एज कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म इतने मिलियंस पहले एग्जिस्ट करता था अप्रॉक्सीमेटली। अच्छा जी, अब आते हैं हम लोग, नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन, कि एम्ब्रियोलॉजिकल क्या सपोर्ट है, एविडेंस क्या है एवोल्यूशन का। नाउ एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन वाज आल्सो प्रपोज्ड बाय अर्नस्ट हैकेल। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, आप लोगों को नाम याद रखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों से पूछा जाएगा कि एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन जो था वो किसने दिया था, तो अर्नस्ट हैकेल ने दिया था। बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्टेन फीचर्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेजेस common to all vertebrates that are absent in adults. For example, the embryo of all vertebrates including humans develop करते हैं rows of vestigial gill slits just behind the head, but it is functional organ only in fish and not found in any other adult vertebrate. Now this is also very interesting. यहाँ पे क्या बोला गया है, जैसे मैंने इसके बारे में पहले भी जिक्र किया था कि गिल स्लिट्स जो होते हैं वो हमारे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अडल्ट लाइफ में, अडल्ट स्टेज में वो हम लोगों को देखने को नहीं मिलते। जैसे हम पैदा होते हैं तो गिल स्लिट्स गायब हो जाते हैं, लेकिन फिश के अंदर वो फंक्शनल होते हैं। ओके, हाउएवर दिस प्रपोजल वाज डिसअप्रूव्ड ऑन केयरफुल स्टडी परफॉर्म्ड बाय कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर। ही नोटेड दैट एम्ब्रियोज नेवर पास थ्रू द अडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल्स। तो मतलब इस प्रपोजल को डिसअप्रूव कर दिया था, बट ये देखा गया है कि जो हमारे क्या कहते हैं, बोला जाता है कि जो
वर्टिब्रेट्स जैसे कि फिश हो गया, एम्फीबियंस हो गया, रेप्टाइल्स हो गए, मैमल्स हो गए, जितने भी वर्टिब्रेट्स आते हैं सारे के सारे अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर एक गिल स्लिट वाली स्टेज जो है वेस्टिजियल गिल स्लिट बियर करते हैं। एंड वो गिल स्लिट फंक्शनल नहीं होते हैं किसके अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर, मैमल्स के अंदर। वो सिर्फ फंक्शनल होते हैं किसके अंदर, या तो फिशेस के अंदर, और अगर एम्फीबियन एक्वेटिक है तो इसके अंदर। एम्फीबियंस के अंदर भी देखा गया मोस्टली वो स्किन के थ्रू रेस्पायर करते हैं। टैडपोल वगैरह जो है वो गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं, तो बट वो मेटामॉर्फोसिस करके फ्रॉग में चेंज हो जाता है, वहाँ पे रेस्पिरेशन अलग तरीके से होता है। तो मैं अभी के लिए मान लेता हूँ कि फिश के अंदर फंक्शनल है, बट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। ओके, सो ये बोल रहे हैं कि हाँ भाई देखो ऐसा नहीं है, एवोल्यूशन तो हुआ है, एज सच सारे के सारे क्रिएट नहीं हुए हैं, ठीक है, आपस में रिलेशन तो है। हालांकि इनका नाम थोड़ा अलग कलर से मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये वॉन बेयर ने क्या बोला कि दैट एम्ब्रियोस नेवर पास थ्रू अडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल्स, कि एक अगर एम्ब्रियो है, ठीक है, एम्ब्रियोस नेवर पास थ्रू अडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल्स, कि जो एम्ब्रियोस होते हैं दूसरे एनिमल्स के अडल्ट स्टेज से पास नहीं होते हैं। जैसे कि मान लो कि इसको ऐसे कह लो कि इन्होंने सिंपल सा बोल दिया कि यार देखो एम्ब्रियो कैसा भी हो वो अडल्ट स्टेज से तो पास, मतलब दूसरे एनिमल्स के अडल्ट स्टेज फॉलो करेगा ही नहीं, वो अपने ही अडल्ट स्टेज फॉलो करता है। तो थोड़ा सा ये लॉजिकल नहीं लग रहा था, आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या ही बोलना चाह रहे हैं, बट इन्होंने क्या बोला देखो, केयरफुल स्टडी जब हुई थी तो ही नोटेड दैट एम्ब्रियोज नेवर पास थ्रू द अडल्ट स्टेज। जैसे मान लो कि ह्यूमन का एम्ब्रियो है तो किसी दूसरे के अडल्ट स्टेज से पास नहीं होगा, या किसी एम्फीबियन के अडल्ट स्टेज से पास नहीं होगा। तो एम्ब्रियो सबके क्या कहते हैं, वो कहने का मतलब था सेम है, इसमें कुछ वो नहीं कर सकते आप। अडल्ट स्टेज सबकी यूनिक है लेकिन एम्ब्रियो सबके सेम ही है, तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई सारे के सारे जो हैं, मतलब जैसे अगर मैं बात करूँ ह्यूमंस जो हैं वो उनके कहीं ना कहीं एवोल्यूशन फिशेस से होते हुए हुआ है। हम एवोल्यूशन में क्या देखते हैं कि पहले फिश आई, फिर हमारे एम्फीबियंस आए, फिर रेप्टाइल्स आए, फिर बर्ड्स आए, फिर मैमल्स आए, ये देखते हैं एवोल्यूशन में हम लोग। तो हम लोग ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि हाँ चलो ठीक है, मैमल्स के अंदर गिल्स देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो कहीं ना कहीं मैमल्स का फिश से रिलेशन होगा। वॉन बेयर ने बोला कि यार देखो ऐसा नहीं है, हर एम्ब्रियो की अपनी अपनी स्टेज है, अब चाहे उसमें गिल्स हो कुछ हो उससे मतलब नहीं है, सॉरी अपनी कुछ स्टेज है। अडल्ट स्टेज में सारे के सारे सेपरेट है, ठीक है, गिल्स दिख रहे हैं अगर फिश में के एम्फीबियंस में, या फिश के एम्ब्रियो में, या एम्फीबियंस के एम्ब्रियो में, या रेप्टाइल्स के एम्ब्रियो में, डजंट मैटर, होने दो, लेकिन सबकी एडल्ट स्टेज सेपरेट है। एम्ब्रियो स्टेज में प्रेजेंट है ना, बट एडल्ट स्टेज में सेपरेट है। तो उसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे फिश से ओरिजिनेट होते हैं, उनका ये कहना था। बट ठीक है, हम ये अभी के लिए वॉन बेयर की बात को साइड में रख करके अगर सिर्फ अर्नस्ट हैकेल की बात को माने कि उन्होंने ये बोला था कि मैमल के अंदर भी क्या कहते हैं गिल्स के स्लिट्स देखने को मिले हैं, जबकि मैमल्स जो होते हैं मोस्टली टेरेशियल होते हैं। वेल्स की बात करें और उसकी बात करें, डॉल्फिन्स की बात करें, तो वो भी सरफेस पे आती हैं फिर रेस्पायर करती हैं, गिल्स का कोई यूज़ है नहीं। तो फिर ऐसा क्यों? तो उन्होंने बस ये बोल दिया था कि हाँ यार चल ठीक है, मतलब ऐसा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का अडल्ट स्टेज से कोई रिलेशन नहीं है। तो अभी हम सिर्फ अर्नस्ट हैकेल की बात पे चलते हैं, अभी वॉन बेयर की बात को थोड़ा सा रोक देते हैं, ठीक है। तो ये वाला भी थ्योरी जो था अर्नस्ट हैकेल का, ये प्रूव कर रहा है कि हाँ यार कहीं ना कहीं मैमल का फिश से रिलेशन है, कह सकते हो फिश लाइक एनिमल्स से ही अपने मैमल्स धीरे धीरे करके इवॉल्व हुए हैं। अच्छा जी, अब कंपैरेटिव एनाटॉमी जो है ये भी इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से स्टैब्लिश करती है कि हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये ऐसा नहीं कि ऐसे ही थे, आपस में इनके कॉमन एंसेस्टर्स थे, डिफरेंट एंसेस्टर्स थे, लिंक करते हैं, इंटरलिंक करते हैं, या एक पर्टिकुलर पॉइंट से सेपरेट करते हैं, एक डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आपस में रिलेट भी करते हैं। तो ये भी हमें कंपैरेटिव एनाटॉमी से और मॉर्फोलॉजी से पता लगा। तो कंपैरेटिव एनाटॉमी के अंदर और मॉर्फोलॉजी के अंदर हम लोग दो स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, दैट इज होमोलोगस ऑर्गन्स एंड एनालॉगस ऑर्गन्स। होमोलोगस ऑर्गन्स कौन से होते हैं? जिनका मैं कहूं तो कॉमन ओरिजिन होता है, कॉमन ओरिजिन होता है, ओके। एनालॉगस ऑर्गन्स कौन से होते हैं? जिनका डिफरेंट ओरिजिन होता है। अच्छा जी, अब देखो बहुत सारे टीचर्स जो हैं, या आप लोगों को बहुत सारी बुक्स में दिखा होगा कि होमोलोगस ऑर्गन्स कॉमन ओरिजिन है एंड सिमिलर स्ट्रक्चर है, सिमिलर स्ट्रक्चर है। एक सेकेंड,
ओके ऐसे ही यहाँ पे डिफरेंट ओरिजिन है और कह सकते हैं डिसिमिलर स्ट्रक्चर से ओके बट आपने यहाँ पे क्या पढ़ा होगा, यहाँ पे इन केस ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स कॉमन ओरिजिन सिमिलर स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट फंक्शन। एनालॉगस में आप लोगों ने क्या पढ़ा है या क्या पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अभी बता भी दूंगा मैं। डिफरेंट ओरिजिन होता है इनका, स्ट्रक्चर्स भी सिमिलर होते हैं बट परफॉर्म करते हैं सेम फंक्शन, सेम फंक्शन। तो अब बात है कि अगर कोई बच्चा पहली बार पढ़ रहा है या पहली बार इस लेक्चर को देख रहा है तो बता दूं, होमोलोगस ऑर्गन्स कौन से होते हैं जिनका ओरिजिन कॉमन हो, स्ट्रक्चर सेम हो। होमो मतलब देखो हमेशा याद रखना है इन ऑर्गन्स को किस बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे। होमो का मतलब सेम, एना का मतलब डिफरेंट। स्ट्रक्चर के बेसिस पे याद रखोगे तो याद रहेगा। होमो का मतलब सेम स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड एना का मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो बहुत सारे बच्चों को जिन लोगों ने अगर ये चैप्टर पढ़ रखा है तो ऐसे याद होगा कि होमोलोगस ऑर्गन्स का सेम स्ट्रक्चर होता है, फंक्शंस डिफरेंट होते हैं। एनालॉगस ऑर्गन्स जो होते हैं इनका डिसिमिलर स्ट्रक्चर होता है लेकिन फंक्शन सेम होते हैं। मैं आप लोगों को एक बात यहां पे कहना चाहूंगा, होमोलोगस ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर सेम होता है, ओरिजिन भी कॉमन होता है। एनालॉगस ऑर्गन्स का ओरिजिन डिफरेंट होता है एंड स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है। अगर कोई ऑर्गन होमोलोगस है या ओरिजिन अगर किसी का कॉमन है तो जरूरी नहीं है उसका फंक्शन डिफरेंट हो। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं ब्रेन, आगे लेके चलता हूं मैं थोड़ा सा सीधा, उसके बाद में करूंगा डिस्कशन। अच्छा यहां पे आ जाइए, जैसे यहां पे लिखा है वर्टिब्रेट्स का हार्ट और ब्रेन। अगर वर्टिब्रेट्स के ब्रेन की बात करूं मैं, सिंपल सा, आपका ब्रेन, मेरा मतलब एम्फीबियंस का ब्रेन, फिशेस का ब्रेन, बर्ड्स का ब्रेन, क्या फंक्शन है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या ऐसा है कि बर्ड के अंदर ब्रेन जो है कुछ और करता है फंक्शन, या आपका ब्रेन कुछ और फंक्शन कर रहा है, या रेप्टाइल्स के अंदर ब्रेन का कुछ और फंक्शन है? बेसिक फंक्शन तो सेम ही होगा ना। तो यहां पे तो हमारा क्या कहते हैं, फंक्शन सेम हो गया। फिर हम तो जो होमोलोगस ऑर्गन्स को कह रहे हैं कि सिमिलर ओरिजिन है एंड सेम स्ट्रक्चर है, फंक्शन डिफरेंट है, तो यहां पे तो फंक्शन सेम हो गया, तो फिर तो कहानी गड़बड़ हो गई। तो अब बात है कि हम विश्वास किस पे करें। देखिए जो प्रॉपर डेफिनेशन है, जो प्रॉपर लॉजिक है होमोलोगस ऑर्गन्स का और एनालॉगस ऑर्गन्स का, उसको हमेशा याद रखिए। होमोलोगस ऑर्गन्स हैव कॉमन ओरिजिन, एनालॉगस ऑर्गन्स हैव डिफरेंट ओरिजिन। कॉमन ओरिजिन देखने को मिलेगा। जो वर्टिब्रेट्स का ब्रेन होता है, इसकी अगर मैं बात करूं तो ब्रेन जो है हमारा, दैट इज द नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। तो सबके अंदर एक्टोडर्मल ओरिजिन ही है इसका, चाहे वो अपना आप मान लो कि फिश हो, ठीक है, रेप्टाइल्स हो, एम्फीबियंस हो, बर्ड्स हो, मैमल्स हो, सबके अंदर एक्टोडर्मल ओरिजिन है। फंक्शन की भी मैं बात ही नहीं कर रहा। उसी तरीके से अगर हार्ट की बात करूं तो हार्ट जो होता है दिस इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन, मीजोडर्मल इन ओरिजिन, चाहे फिश का हो, चाहे एम्फीबियंस का हो, चाहे, अब चलो ठीक है, आप हार्ट के केस में थोड़ा बहुत ये कह सकते हो कि भैया जैसे अगर मैं बात करूं फिश का हार्ट जो होता है, ठीक है, वो पंप करता है कैसा ब्लड, वो पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमारा हार्ट जो है वो ऑक्सीजनेटेड भी पंप करता है, डीऑक्सीजनेटेड भी पंप करता है। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, फ्रॉग के केस में या एम्फीबियंस के केस में और रेप्टाइल्स के केस में, तो दोनों के अंदर 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है और दोनों के अंदर हार्ट जो है वो मिक्स ब्लड को पंप करता है। ओके, और अगर इसको ब्रॉड लेवल पे देखा जाए तो हार्ट का फंक्शन सिंपल सा क्या है कि ये ब्लड को पंप कर रहा है। तो फंक्शन तो सबके अंदर सेम ही हो गया, ब्लड को पंप करना। अगर आप उसको और स्पेसिफिकली देखोगे, चलो ठीक है, मैं मान लेता हूं कि हाँ भाई ठीक है, फिश के अंदर कैसा ब्लड पंप कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड। हमारे अंदर दोनों करता है, ऑक्सीजनेटेड एज वेल एज डीऑक्सीजनेटेड, बट फिर भी एम्फीबियंस के अंदर और रेप्टाइल्स के अंदर तो सेम ही कर रहा है, मिक्स ब्लड पंप कर रहा है। तो वहां पे फिर होमोलोगस ऑर्गन्स तो ये हुए नहीं, क्योंकि फंक्शन तो सेम हो गया, लेकिन ओरिजिन सबका सेम है। दे ऑल आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन। तो मीजोडर्म जम लेयर से बने, इसलिए मैं इसको क्या कह रहा हूं, होमोलोगस ऑर्गन बोल रहा हूं। अगर आप होमोलोगस ऑर्गन्स देख रहे हैं और अगर आपको कभी कंफ्यूजन होती है कि फंक्शन सेम आ रहा है, तो प्लीज फोकस ऑन ओरिजिन। अगर कॉमन ओरिजिन है और अगर फंक्शन सेम आ भी रहा है कभी कभी,
तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है इट्स टू चेक वेदर दी ओरिजिन इज कॉमन और डिफरेंट। अगर कॉमन ओरिजिन है तो आंसर वुड बी दी होमोलोगस ऑर्गन्स, अगर ओरिजिन डिफरेंट है दैट आंसर विल बी अपना होमोलोगस ऑर्गन्स। ठीक है, एनालोगस, सॉरी। अच्छा, एक और बात, जैसे कि हम लोगों ने बोला कि दे हैव एनाटॉमिकल सिमिलर स्ट्रक्चर्स, सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, एक मिनट को थोड़ा सा पीछे आते हैं। हाँ, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे जगह नहीं, यहाँ। हाँ, तो मैंने क्या बोला कि इनका कॉमन ओरिजिन होता है, लेकिन दे कैन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। कैसे डिफरेंट फंक्शन? एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मान लो फंक्शन F1, फंक्शन F2, फंक्शन F3, फंक्शन F4। आपको ये देखने को मिल सकता है कि एक कोई ऑर्गेनिज्म है जिसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सेम है बट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि अगर यहाँ पे आप देखेंगे फोर लिम्स ऑफ मैन, फोर लिम्स का मतलब जो हमारे हाथ होते हैं, आगे वाले लिम्स जो होते हैं, ठीक है, तो फोर लिम्स ऑफ मैन उसका स्ट्रक्चर सिमिलर है किसके? फोर लिम्स ऑफ चीते की तरह। एंड वेल का भी अगर आप फोर लिम देखोगे तो उसके अंदर भी आप लोगों को वही बोन्स देखने को मिलती है, ठीक है, जो हमारे अंदर होती है। बैट का भी अगर फोर लिम देखोगे तो उसके अंदर भी आप लोगों को वही बोन्स देखने को मिलती है। कौन सी? जो अपना कौन सी फीमर होती है ना, फीमर, हाँ, फीमर रेडियस अल्ना। ओके, सो ये बोन्स देखने को मिलती है। तो बेसिक स्ट्रक्चर सबका सेम है, लेकिन मैन जो होता है वो चीजों को होल्ड करने के लिए, ग्रैब करने के लिए यूज करता है। चीता अपने फोलिम्स को रन करने के लिए यूज करता है। वेल अपने फोलिम्स को स्विम करने के लिए यूज करती है, और बैट अपने फोलिम को फ्लाई करने के लिए यूज करता है। सो दे हैव सिमिलर स्ट्रक्चर बट दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस। ओके, तो इस तरीके के एवोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? इस तरीके के एवोल्यूशन को हम डाइवर्जेंट एवोल्यूशन भी कहते हैं। ऐसे एवोल्यूशन को हम डाइवर्जेंट एवोल्यूशन भी कहते हैं। सो होमोलोगस ऑर्गन्स रिप्रेजेंट करते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, कि एक ही तरीके के स्ट्रक्चर्स हैं बट दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस, सो दे रिप्रेजेंट अ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ओके, चलो जी, यहां पे लिखा भी हुआ है दोज ऑर्गन हुज स्ट्रक्चर और ओरिजिन इज सेम बट फंक्शनली डिफरेंट, वो हमारे होमोलोगस ऑर्गन्स कहलाते हैं। एग्जांपल्स वेल्स, बैट, चीता एंड ह्यूमंस शेयर करते हैं सिमिलरिटीज इन पैटर्न ऑफ बोन फोर लिम्स, लेकिन फंक्शंस अलग अलग है। ठीक है, दे ऑल हैव सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स, जैसे कि ह्यूमरस हो गया, अच्छा फीमर, हाँ सही बोला था मैंने, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फाइलेंजिस, सब कुछ सारी चीजें सेम है, लेकिन फंक्शन अलग अलग है। ओके, ड्यू टू अडेप्टेशन टू डिफरेंट नीड, हमें पकड़ने के लिए नीड है, वेल को स्विम करने की नीड है, तो अलग अलग तरीके से अडेप्टेशंस हुई हैं। ओके, सो ये रिप्रेजेंट करता है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को, एंड होमोलॉगी इंडिकेट करता है कॉमन एंसेस्ट्री। तो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि सबके एंसेस्टर्स जो हैं कॉमन है। बस ये हुआ है कि भाई ठीक है, एक बंदा जो था वो टेरेस्ट्रियल हो गया, एक बंदा वाटर में चला गया, एक बंदा फॉरेस्ट में चला गया, मतलब अलग अलग हैबिटेट्स में चला गया, तो उसने अपने आप को अलग अलग तरीके से इवॉल्व कर लिया, बट एंसेस्टर कॉमन रिप्रेजेंट करता है। ओके, एंड जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट ऑफ क्या कहते हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन करी था, हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड ब्रेन, ये भी रिप्रेजेंट करता है व्हाट? होमोलोगस ऑर्गन्स। थॉर्न्स ऑफ बुगेनवेलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ क्यूक्यूबिटा, ये भी रिप्रेजेंट करते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स। दोनों के दोनों मॉडिफिकेशन है किसका? एक्सिलरी बर्ड का। थॉर्न्स एंड जो एक्सिलरी बर्ड, थॉर्न्स और टेंड्रिल्स दोनों के दोनों किससे बने? एक्सिलरी बर्ड से बने हैं, बट थॉर्न्स जो होते हैं प्रोटेक्शन वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं, एंड टेंड्रिल्स वगैरह जो होते हैं क्लाइंबिंग वगैरह में प्लांट को हेल्प करते हैं, वीक स्टेम्स को। ओके, चलो जी आगे बढ़ते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स। अब एनालॉगस ऑर्गन्स के बारे में ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत मेरे को लगता नहीं कि है। एनालॉगस ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे, वो रिप्रेजेंट करते हैं क्या? वो रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट ओरिजिन, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बट सेम फंक्शनैलिटी। ओके, होमोलॉगी इज बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन वेयर एनालॉजी इज बेस्ड ऑन किसके ऊपर? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। सो यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर S1, स्ट्रक्चर S2, स्ट्रक्चर S3, स्ट्रक्चर S4, ये सारे के सारे एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करेंगे, दैट इज F। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, बटरफ्लाई का विंग है और बैट का विंग है, दोनों का स्ट्रक्चर कंप्लीटली डिफरेंट है, बट दोनों के दोनों फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। इस एवोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन।
ओके जी। अच्छा, एक और एग्जांपल देते हैं। एनाटॉमिकली नॉट सिमिलर स्ट्रक्चर्स दो दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, किसका? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का। चीजें कन्वर्ज हो रही हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर परफॉर्मिंग अ सेम फंक्शन, तो कन्वर्ज हो रहा है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, इनका बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ओके, बट दे हैव अ सिमिलर फंक्शन ऑफ, मतलब सिमिलर फंक्शन है, एक विजुअल ऑर्गन है या देखने में हेल्प करता है। देख सकते हो दोनों का स्ट्रक्चर काफी डिफरेंट है बट फंक्शन सेम है। अच्छा जी, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स। डॉल्फिन्स के फ्लिपर्स में और पेंगुइन्स के फ्लिपर में एनाटॉमिकली देखा जाए तो स्ट्रक्चर्स काफी डिफरेंट है। इसका बोन्स का अरेंजमेंट अलग है, उसका अरेंजमेंट अलग है, बट दोनों के दोनों यूज किस लिए कर रहे हैं? दोनों के दोनों स्विम करने के लिए यूज कर रहे हैं। और अगर डॉल्फिन को माने तो डॉल्फिन हमारा क्या है? एक मैमल है। पेंगुइन एग ले करता है, ठीक है, ये हमारा एप्स में चले जाएगा। दोनों में फर्क है, लेकिन दोनों के दोनों सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये हमारा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ये डिफरेंट एंसेस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। ऐसी तरीके से स्वीट पोटैटो जो है एंड पोटैटो, ये स्वीट पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन है? रूट का मॉडिफिकेशन है। एंड स्टेम जो है, सॉरी, पोटैटो जो है स्टेम का मॉडिफिकेशन है। बट दोनों के दोनों हमारे वेजिटेबल्स हैं, दोनों के दोनों फूड स्टोर करते हैं, दोनों के दोनों एडिबल हैं, खाने के लिए यूज किए जाते हैं। तो दे हैव अ सिमिलर फंक्शन, ओके, बट ओरिजिन जो है डिफरेंट है, फंक्शन सिमिलर है। तो एनालॉगस ऑर्गन्स होते हैं हमारे ये वाले, ठीक है। कुछ एविडेंसेस आप लोगों को और देते हैं कि जैसे एविडेंसेस फॉर वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ऑर्गन्स प्रेजेंट इन रिड्यूस्ड फॉर्म एंड डू नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन इन बॉडी आर फंक्शनली इन रिलेटेड एनिमल्स, ठीक है, बट आर फंक्शनली इन रिलेटेड। तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स कौन से होते हैं? ऐसे ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी में रिड्यूस फॉर्म में है, लेकिन हमारे जैसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर, हमारे रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो फंक्शनल होते हैं, ठीक है। या रेमिनेंट्स ऑफ ऑर्गन्स कंप्लीट एंड फंक्शनल जो होते हैं हमारे एंसेस्टर्स में। तो ऐसे ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी के अंदर रह गए हैं, काम के नहीं है बट वो फंक्शनल थे और कंप्लीट थे, किसके अंदर? एंसेस्टर्स के अंदर। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का। अपेंडिक्स जो होता है हमारा, कहा जाता है कि इट वाज फॉर डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, या कह सकते हैं पहले हमारे जो एंसेस्टर्स थे ग्रास वगैरह, ग्रीन वेजिटेबल्स, सॉरी ग्रीन मटेरियल, प्लांट मटेरियल बहुत खाते थे, उसको डाइजेस्ट करने के लिए अपेंडिक्स वगैरह था। बट अब उसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि हम लोगों की डाइट के अंदर जो ग्रीन प्लांट्स वगैरह है वो काफ़ी कम हो चुके हैं। ओके, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन जो है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन जो है हमारी आंखों के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन जो उसमें प्रेजेंट होती है एम्फीबियंस के अंदर, फिशेस के अंदर, ताकि वो पानी के अंदर देख सके। हमें पानी के अंदर इतना जाना नहीं होता, तो हमारे अंदर निक्टेटिंग मेम्ब्रेन काफ़ी रिड्यूस्ड है, तो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन हो गया। मसल्स ऑफ पिना, पिना की मसल्स जो है हमारी है, ठीक है, हम कहते हैं कि पिना जो है वाइब्रेशंस को अंदर की तरफ भेजता है, ठीक है। और हम पहले जो आपको याद होगा तो आपने देखा भी होगा कि जो कुछ मैमल्स होते हैं, ठीक है, पहले हम अपने ईयर्स को मूव भी कर पाते थे, अब अपने कानों को मूव भी नहीं कर पाते, तो ये मसल्स ऑफ पिना किसी काम के नहीं है हमारे। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स किसी काम का नहीं है। कॉकिक्स किसी काम का नहीं है। कॉकिक्स क्या होता है? जो आपका वर्टिबल कॉलम है उसका सबसे नीचे वाला जो बोन होता है उसको हम कॉकिक्स कहते हैं, किसी काम का नहीं। इनिशियली प्रेजेंट था, टेल बोन की तरह वो काम करता था, लेकिन हमारे अंदर टेल है ही नहीं, रिड्यूस हो चुकी है, नहीं है कुछ काम का। तो ये ऑर्गन्स भी रिप्रेजेंट करते हैं कि यार कहीं ना कहीं हमारा ओरिजिनेशन उन ऑर्गेनिज्म से हुआ है। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन जो है उसका रेमिनेंट हमारी आंखों में क्या कर रहा है अगर हम कभी पानी में थे ही नहीं तो? जाहिर सी बात है कि वी वर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, या वी हैव एंसेस्टर्स एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जो एक्वेटिक हैबिटेट में थे, इसलिए वहां पे निक्टेटिंग मेम्ब्रेन देखने को मिल रही है। क्योंकि हमारे अंदर निक्टेटिंग मेम्ब्रेन का होना इज कंप्लीटली यूजलेस। क्या कर रही है हमारे अंदर निक्टेटिंग मेम्ब्रेन? कोई रोल थोड़ी ना भाई, हम पानी में थोड़ी ना रह रहे हैं, लेकिन उसका अंडर डेवलप्ड वर्जन, रूडिमेंट्री वर्जन आप कह सकते हैं, प्रेजेंट है। तो ये भी रिप्रेजेंट करता है कि भाई ठीक है, हाँ हो सकता है कि यस वी हैव इवॉल्व्ड, या दिस आर द एविडेंस ऑफ एवोल्यूशंस। ओके, कैनाइन टीथ ले लीजिए। आपका जो ये कैनाइन टीथ होता है, शार्प वाला टीथ, बहुत सारे लोग जो होते हैं उनके अंदर ये टीथ शार्प होता है, बट इसका कोई ऐसा खास रोल है नहीं, क्योंकि
हमारी डाइट के अंदर कैनाइन टीथ शार्प इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे क्या कहते हैं क्योंकि पहले लोग जो थे, मतलब कुछ टाइम में हमारे एंसेस्टर्स ने काफ़ी फ्लैश वगैरह भी खाया था, तो शार्प टीथ होते हैं। लेकिन हम इतना फ्लैश वगैरह के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। बॉडी हेयर्स, निपल्स इन मेल्स, ठीक है, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ क्या कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। थर्ड मोलर, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग इतना क्या कहते हैं कुछ वैसा खाना नहीं खाते जिसको काफ़ी क्रश करने की जरूरत पड़ती है, तो थर्ड मोलर की ज़रूरत नहीं है, बट ये सारे हमारे उसमें आते हैं, ठीक है। सो दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ओके, सो आई होप, अच्छा कैनाइन टीथ को अगर वैसे देखा जाए, लॉजिकली देखा जाए, तो इट इज़ नॉट वेस्टिजियल, चीज़ों को क्रश वगैरह करने में काम करता है, लेकिन वहाँ पे अगर कैनाइन की जगह इंसीजर होता तो भी हमारा काम चल जाता, ये कहने का मतलब है, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। एविडेंसेस फ्रॉम एटाविज्म। एटाविज्म भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, आप लोगों के एनसीईआरटी में इसका जिक्र नहीं किया गया है। एटाविज्म क्या होता है? कुछ इंडिविजुअल्स के अंदर ये देखा गया है कि सच कैरेक्टर्स, या कह सकते हो सम कैरेक्टर्स सडनली रीअपियर करते हैं विच वर सपोज टू बी प्रेजेंट इन दी एंसेस्टर्स बट वर लॉस्ट ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एवोल्यूशन। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो कि टेल जो है, हम कहते हैं कि हम अपना थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा चिंपैंजीज वगैरह, मंकी, एप्स वगैरह से हम लोगों का एवोल्यूशन हुआ है, तो एप्स के अंदर टेल्स थी, ठीक है। तो वो टेल अगर इफ बाय एनी चांस रीअपीयर हो जाए, तो रीअपीयरेंस ऑफ किसका? रीअपीयरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स इन प्रेजेंट फॉर्म्स, उसी को हम क्या कहते हैं? एटाविज्म कहते हैं। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ना नीट में क्या कहते हैं क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे अपीयरेंस ऑफ टेल इन न्यूबॉर्न बेबी किसका एग्जांपल है? एटाविज्म का एग्जांपल है। एक्स्ट्रा लॉन्ग एंड पॉइंटेड कैनाइन टीथ किसका एग्जांपल है? एटाविज्म का एग्जांपल है। लॉन्ग एंड थिक बॉडी हेयर भी किसका है? एटाविज्म ही दिखा रहा है। एक्स्ट्रा निपल्स इन केस ऑफ फीमेल, एटाविज्म, क्योंकि पुराने टाइम पे मतलब एंसेस्टर्स में फीमेल के अंदर निपल्स ज़्यादा होते थे। फेरेंजियल गिल स्लिट्स अगर आ जाते हैं तो ये भी एटाविज्म का एग्जांपल है कि एंसेस्ट्रल फॉर्म के जब कैरेक्टर्स रीअपीयर करते हैं तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एटाविज्म। ओके, इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में मत जाना, ये मैंने आप लोगों को दिखाया, इट इज़ कम्प्लीटली फॉर दोज स्टूडेंट्स जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एज सच एग्जाम में ये पूछा नहीं जाता। ओके चलो जी, सो यहाँ पे कुछ इमेजेस लगा रखी हैं, एक बार इसको पढ़ लेना, कोई बाकी दिक्कत वाली बात नहीं है, देख लेना। अच्छा, ये जो यहाँ पे मैंने इमेज लगाया है, दिस इज ऑल्सो फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट। एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं हमारे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किसका कनेक्टिंग लिंक है ना, कि जैसे एग्जांपल के तौर पे प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक कौन है, तो यूग्लिना जो है हमारा, इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। वायरस हमारा किसके बीच में लिंक है? तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। नियोप्लीना हमारा किसका लिंक है? तो एनिलीडा और मोलस्कास के बीच में लिंक है नियोप्लीना। पैरीपैटस किसके बीच में लिंक है? एनिलीडा और आर्थ्रोपोडस के बीच में। बेलानोग्लोसस कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में है। और प्रोटोपैरस किसके बीच में? फिशेस और एम्फीबियंस के बीच में, लंग फिश। आर्क्योप्टेरस रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में है। ओके, प्लाटिपस एंड एकाइना रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच में। तो ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड ज़्यादातर ना मैंने देखा है कि आर्क्योप्टेरक्स का पूछा जाता है, रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में जो ये लिंक है। नियोप्लीना का पूछा जाता है, एनिलीडा और मोलस्कस का जो है, ठीक है। पैरीपैटस का पूछ लेते हैं, आर्थ्रोपोडा और एनिलीडा वाला। तो ये कुछ 3-4 याद रखना। बेलानोग्लोसस तो याद ही आएगा, हेमीकॉर्डेट में आता है। हेमीकॉर्डेट हमारा किस में आता है? कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में आता है, तो उसका याद रहेगा। लंग फिश भी याद रहेगा, फिश और एम्फीबियंस के बीच में, ठीक है। तो प्रोटोपैरस और प्रोटोप्टेरस ये भी याद रख लेना, इनके एग्जाम में पूछे जाते हैं आप लोगों से चीज़ें। ओके, सो एविडेंसेस फ्रॉम कनेक्टिंग लिंक हो गया हमारा, ठीक है। अब आई गेस हम लोगों ने इस वाले पार्ट के अंदर 4-5 टॉपिक्स कर लिए हैं। आप लोगों के अब कुछ थोड़े बहुत टॉपिक्स और बचे हैं, दैट इज़ हमारा अडैप्टिव रेडिएशंस। ओके, उसके बाद हम जियोलॉजिकल टाइम पीरियड्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूगो डे वेरिस की म्यूटेशन थ्योरी, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम और ह्यूमन एवोल्यूशन। 4-5 टॉपिक हम लोगों ने इस वाले पार्ट में पढ़ लिए हैं। 4-5 टॉपिक हम लोग एक पार्ट में और कर लेंगे और आप लोगों को फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। आई रिकमेंड यू कि इस लेक्चर को पूरा देखना, अच्छे तरीके से देखना, और दूसरा वाला लेक्चर जो आएगा उसको भी बढ़िया तरीके से देखना, क्योंकि जब तक पूरा नहीं देखोगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। और अगर कोई कमी लगती है, कोई परेशानी लगती है कि भैया इस वाले टॉपिक को नेक्स्ट पार्ट में इंक्लूड कर लेना या एक बारी री एक्सप्लेन कर देना, सो कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन। कोई और सजेशन हो कि भैया ये दिक्कत लग रही थी हमें, ऐसे करवा देना, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। बाकी फीडबैक्स वगैरह डेफिनेटली ओपन है,
अच्छा लगे लाइक कर देना, बुरा लगे तो भी क्या कहते हैं कमेंट कर देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छा लग जाए तो शेयर कर देना, और साथ में नेक्स्ट वाला भी जो पार्ट आएगा वो देख लेना। ओके, सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट में, जो कि आप लोगों को मिलने वाला है। आज कौन सा डे है अपना? वेडनेसडे है ना, तो सेम डे पे ही सेम टाइम पे आएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।